2 अक्टूबर गांधी जयंती, परम पावन दिन। 151 साल हो गए और उसी तरह डॉक्टर विश्वरूप हमारे बीच, जिन्होंने 27 जनवरी को कोविड के बारे में मेरे से कुछ कहा। जो कुछ कहा मैं चौंक गया, क्योंकि 800 करोड़ लोग एक तरफ कुछ और कह रहे हैं और डॉक्टर विश्वरूप कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, कुछ भी नहीं है। मेरे मन में कुछ भ्रम पैदा हुआ, परंतु कुछ दिनों बाद 31 जनवरी को दी स्टेट्समैन, सबसे पुराना अखबार, वो भी यही बात कह रहा है। और उसके बाद झड़ी लगी, आप सब जानते हैं। उसके बीच में डॉक्टर शिवादुरई, डॉक्टर डेविड, डॉक्टर तुमाने हमारे बीच में हैं आज, डॉक्टर कोठारी, डॉक्टर बीबी अग्रवाल साहब, सब ने यही बात को बार बार दोहराया कि ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, कुछ नहीं है। और पिछले काफ़ी दिनों से डॉक्टर विश्वरूप की टीम, जो भी आपने देखा, नाइस नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स, 50,000 से ज़्यादा लोगों को क्योर कर चुके हैं। ये एक उदाहरण है सबके सामने कि डॉक्टर विश्वरूप पहले भी जो कुछ कहते रहे हैं, वो बात आखिर आगे जाकर के वो सत्य में परिवर्तित नहीं होती, वो सत्य ही होता है, क्योंकि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। और आज गांधी जयंती के ऊपर इस सत्य को कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो सत्य ही था। अहिंसा के मार्ग पर चले, और आज डॉक्टर विश्वरूप ने जो थंब रूल पकड़ाया 3 दिन लिक्विड डाइट का, वो भी एक थंब रूल बन गया। मित्रों, ये एक अपने तरह का सत्याग्रह है, और इस सत्याग्रह को, जिसमें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, इसको घर घर में पहुंचाना है और लोगों को डर से दूर करना है, लोगों का डर दूर करना है। अब आपके बीच में और समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर विश्वरूप से गुजारिश करूंगा वो आएँ और हमें अपने शब्दों से और अपने ज्ञान से उनको शब्दों में पिरो करके आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। डॉक्टर विश्वरूप। अभी कुछ ही देर में डॉक्टर विश्वरूप आ रहे हैं आपके बीच में। आ गए। धन्यवाद दोस्तों। देख रहा था कौन सा माइक चल रहा है, इसको तो निकाले दो यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। गांधी जयंती है आज का दिन,
लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है आज का दिन, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता है इस तरह के कार्यक्रम के लिए। सच्चाई क्या है, आज की जो सच्चाई है वो क्या है, अगर ये मुझे आपको समझाना हो, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उससे आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल ये है, इमेजिन कीजिए आप एक शहर में रहते हैं, एक ऐसे शहर में रहते हैं जिस शहर में साइकिल पे लोग चलते हैं। साइकिल एक प्रेवलेंट ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और जगह जगह पे क्योंकि साइकिल सब लोग चला रहे हैं तो हर थोड़े थोड़े देर दूर 500 मीटर पे 1 किलोमीटर साइकिल का कोई ना कोई रिपेयर शॉप है। यार अब और कुछ मत करो यार, हाँ। सो उनका रिपेयर शॉप भी है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, और साइकिल का चेन उतर गया आपका, लेकिन आपको नहीं पता कि भाई ये साइकिल कैसे चलता है, आपको बस इतना पता है साइकिल चलाना है, और अगर कुछ भी हो जाए तो रिपेयर शॉप में जाना है। और जैसे ही आप रिपेयर शॉप में पहुंचे तो उसने बोला कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका वेट कितना है, वो सारे डायग्नोस्टिक पे वो लग गए, और फाइनली आपको बोला कि भाई ये जो साइकिल है ना, अब ये ऐसा हो गया है कि इसके ऊपर आप बैठो, हम आपको धक्का दे देंगे, और धक्का वो 500 मीटर तक जाएगी, वहाँ पे हमारा एक और एजेंट होगा, वो आपको फिर धक्का दे देगा, फिर 500 मीटर तक जाएगी। और ज़िंदगी भर जब तक आप साइकिल चलाओगे तब तक आपको यही करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो साइकिल है अब ये उस तरह से रहा नहीं कि अपने आप चल पाए। अब ट्राई टू रिलेट, जब आपका ब्लड शुगर किसी का बढ़ जाता है तो सब कुछ ऐसे ही कुछ होता है कि एक दवाई रोज़ खानी पड़ेगी, तो एवरीडे जो मेडिसिन ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1 धक्का। और इस तरह से वो अगले जहाँ तक भी डेस्टिनेशन तक जाना है, और हर 500 मीटर पर बाद उसी तरह का अरेंजमेंट है उस शहर में, उसी तरह का सारा माहौल है उस शहर में। वो अगला वाला इंतज़ार कर रहा है, वो एक टोकन लेगा, एक पैसा लेगा, और उसको थोड़ा और धक्का दे देगा। तो ऐसे में आप जैसा मेज जैसा कोई आ गया और साइकिल वाले को बता दिया कि भाई चेन है, चेन को आप लगा दो, कोई धक्के की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक नियम बना दिया कि कोई भी अगर रूल्स के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसे पकड़ लेंगे, और पकड़ के एक कानून बना है, उस कानून के अंतर्गत दैट इज़ कॉल्ड मैजिक ड्रग एंड रेमेडी एक्ट के अंतर्गत उसको जेल में बंद कर देंगे, या उसको कुछ ना कुछ कर देंगे, उसको फाइन कर देंगे। तो यही है आज का जो भी आपने अभी तक देखा। 5 मार्च की बात है, 5 मार्च, तब तो लॉकडाउन भी नहीं था, तब तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं था, लेकिन तब एयरपोर्ट वगैरह बंद हो रहे थे, स्कूल बंद हो चुके थे, सिनेमा हॉल बंद हो चुके थे, मॉल बंद होने वाले थे, ये माहौल था। जबकि मुझे आइडिया था कि ये तो एक सिंपल फ्लू है, जैसे हर साल होता है, कुछ भी नया नहीं है, तो ये जो भी कुछ हो रहा है ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो तब हमने, हमारे डॉक्टर तुमाने यहाँ पे आए हुए हैं, तुमाने सर, और इनके बड़े भाई हैं MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं महाराष्ट्र से, वो भी तुमाने जी, के भी तुमाने उनका नाम है। तो उनकी मदद से मैंने कहा कि मुझे अभी इमीडिएटली मिलना है हेल्थ मिनिस्टर साहब से, ताकि मैं उनको बता पाऊँ कि भाई ये सिंपल फ्लू है, 3 स्टेप डाइट से ठीक हो जाता है। तो पार्लियामेंट में मेरी मीट भी, मैंने उनको समझाया कि मुझे आप 5 पेशेंट दीजिए और 3 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, तो ये लॉकडाउन वगैरह कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं इंटरनेशनल मामला, हम 5 पेशेंट तो क्या, एक भी पेशेंट दे नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे उन पेशेंट का रख दीजिए, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मैं अपने आप को 3 स्टेप फ्लू टाइट से ठीक कर लूँगा, तो भी ये प्रूव हो जाता है। तो कहा नहीं इंटरनेशनल मामला, आप बीच में दखल ना दे, ये भी नहीं हो पाएगा। तो वो था 5 मार्च। 5 जून को हमने लॉन्च किया नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स अभी आपने देखे जो टॉप के एक्सपर्ट्स, अभी जो एक्सपर्ट्स आए थे ऑल ऑफ देम, 100 से ज़्यादा ईच वन ऑफ देम ने कोरोना पेशेंट को सिंगल हैंडेडली हैंडल किया, उनको ठीक किया, राइट। और 5 जून को हमने लॉन्च किया, एंड 25 जुलाई हमारी बुक जिसकी हिंदी एडिशन लॉन्च हुई, उसमें 5000 पेशेंट्स के रिकॉर्ड के साथ हमने लॉन्च किया, 5000 पेशेंट्स विद 0 मेडिसिन हमने ठीक किया, विद 0 मनी एंड 0 मॉर्टलिटी। तो मुझे लगा 5000 का डाटा काफ़ी डेटा है टू प्रूव एनीथिंग, लेकिन जैसा आप देख ही रहे हैं, और आज का दिन अभी तक वो 5000 से 50,000 तक आ गया, 50,000 पेशेंट्स। मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी को ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि वाकई में 50 है क्या, आप शक कीजिए, राइट। ये इस वक्त यूट्यूब में, फेसबुक में और बाकी जगह पे लाइव है, और जो भी लोग आप देख रहे हैं, हो सकता है कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और हमारा वेबसाइट, ये कहीं से भी लाइव कभी भी उड़ सकता है। अगर वो उड़ता है तो इमीडिएटली आपको किसी और उन चारों में से जो ऑप्शन खुला है उस पर देखना है। जानबूझकर हमने 4 जगह लाइव किया, क्योंकि हमने देखा है इन द पास्ट कि जब भी हमने लाइव करने की कोशिश की तो इन द मिडल वो किसी न किसी तरह बहाने वो उड़ जाता है, राइट।
तो कोशिश ये मेरी है कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एक सच्चाई है, वो एक सिंपल सच्चाई है कि साइकिल की चेन लगाना है जो एक बच्चा भी कर सकता है, लेकिन इस सच्चाई पे ही सारा बिजनेस, पूरा व्यापार टिका हुआ है। अगर वो सच्चाई अगर पता चल जाए कि भाई साइकिल का चेन उतर के उसको लगाना है, तो जितना सारा एस्टैब्लिशमेंट है हर 500 मीटर दूर, वो सारे एस्टैब्लिशमेंट स्टेक पे रहेंगे, एक ही दिन में वो बंद हो जाएंगे। तो बस आपको यही नहीं होने देना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। द टाइटल इज कोविड-19 टू कार्डियक अरेस्ट। चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो। देखिए, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो अलग चीज़ें हैं, राइट। कोविड-19 हो या कार्डियक अरेस्ट हो, आप हर चीज़ का एक सिंपल टेक्निक है, उससे आप रिकवरी कर सकते हैं, और हॉस्पिटल जैसा नहीं, हॉस्पिटल से कई गुना अच्छा। द ओनली थिंग इज कि उससे व्यापार नहीं हो सकता, वो पेटेंटेबल नहीं है। जैसे 3 स्टेप फ्लू डाइट है, वो पेटेंटेबल नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि ये 3 स्टेप फ्लू डाइट से मैं ही दे सकता हूँ, वो नहीं हो सकता। मैं इसका कॉपीराइट नहीं कर सकता, मैं इसको पेटेंट नहीं कर सकता, मैं इसका व्यापार कर सकता हूँ, लेकिन व्यापार फिर सभी लोग कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जो व्यापार में कन्वर्टेबल नहीं हो, वो चीज़ को हाइड करने का, दैट इज़ हाउ, यही है आज का सच। तो शुरू करते हैं इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल से। आप ये जो किताब है, ये जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वो किताब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, bishrup.com/nice-book, और ये फ्री डाउनलोड है। और ये 1 हफ्ते पहले का पिक्चर है, आप ध्यान से देखिए और बताइए ये पूरे इसमें कितने लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मास्क लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है कि कोरोना से बचना है, इसीलिए क्योंकि ये जो ऑडिटोरियम है हमें इसी शर्त पे मिला है, एटलीस्ट मास्क लगा के इसलिए रखना है ताकि, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है देश का कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद, पूरे देश का, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। तो ये भी एक हिस्ट्री है। तो लेकिन ये पहला और आखिरी प्रोग्राम ना हो जाए इस हॉल के लिए, इसीलिए ठीक है ना। तो हॉल के लिए, अपने लिए नहीं, हॉल के लिए, राइट। इसी शर्त पे उन्होंने दिया, नहीं तो वो यहाँ कैमरे लगा दिए गए स्पेशल, वो कैमरे से चेक होगा कि भाई किसी ने मास्क ऐसा भी है कि नहीं लगाया, क्योंकि जो चेक कर रहा है उसको पूरी चिंता आपके जीने और मरने की, राइट। वो चाहते हैं कि आप जिए, ऐसा उनका वो दिखा रहे हैं, राइट। तो और मास्क तो लगाए नहीं है, यानी कि आप मर जाएंगे, तो मरने वाला काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये हॉल फिर आगे ये आखिरी वाला ही सेमिनार होगा, इसीलिए आप कुछ इस तरह से मास्क लगाएं ताकि कैमरे में आ जाए कि हाँ मास्क तो पहना हुआ है। ऊपर है कि नीचे है, वो तो एक डिबेटेबल चीज़ है कि नाक आपकी कहाँ पे है और मुंह कहाँ पे है, दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग, बट मास्क को थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। यहाँ पे कितने लोगों ने मास्क पहना है, कोई बता सकता है? 1 ने, 2 ने, 3 ने, एनीथिंग? कोई? कितने लोगों ने, आपको दिख रहा है? 1 ने भी नहीं पहना। ये कहाँ का है, कौन से स्टेट का है ये? पंजाब का। पंजाब के यहाँ कीमती लाल जी, आपके यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, बहुत बड़ा वो प्रोटेस्ट हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कीमती लाल जी, आप हमारे एक्सपर्ट भी हैं, कि देखिए 1 ने भी मास्क नहीं लगाया है, 1 हफ्ता हो चुका है और 1 हफ्ते से अधिक हो चुका है, और जो इंक्यूबेशन टाइम है कोरोना वायरस का, वो 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाता है, जो भी होना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कीमती लाल जी, 1 ने भी नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, देखिए कितने खुश हैं। तो ये तो सारे मारे जाने वाले हैं, एक भी नहीं बचेगा। कितने इर्रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, सबको कोरोना होगा, वो तड़प तड़प के सड़क के बीच में मरने वाले हैं, राइट। लेकिन अगर ऐसा होना होता तो हो चुका होता, क्योंकि उनका इंक्यूबेशन जो होता है वो 1 हफ्ते का ही तो होता है एट द मोस्ट, राइट। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। ऐसा कुछ हुआ है कीमती लाल जी? नहीं। आप पंजाब से आए हैं और आप वहाँ से अभी आए हैं आज ही, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा कुछ पंजाब में एक्सेस डेथ हो गई, एक्सेस लोग बीमार पड़ गए और वो तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल भर गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हजारों लाखों लोग हैं। तो ये एक छोटा सा सवाल है जो आपको पूछना पड़ेगा। एक भिखारी, बेगर्स, आप देखते हैं स्ट्रीट में, उनमें तो किसी को कोरोना नहीं हो गया। जानवर, उन्होंने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, तो तब से लेकर अभी तक, जनवरी से लेकर अभी तक एक भी जानवर मरा है कोरोना से? तो वो भी मर, आफ्टर ऑल जानवर से ही तो इंसान में आया है, तो जानवर भी पीड़ित हो जाने चाहिए, वो भी मर जाने चाहिए। तो ये सारे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, राइट। हमारे जो बच्चे हैं, माई किड इज हियर, राइट, तो वो स्कूल बंद है तो क्या करते हैं, सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, सारे बच्चे पार्क जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं, एक दूसरे घर आ रहे हैं, राइट। सिर्फ स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल भी जाएंगे तो वही वाले बच्चे तो मिलने वाले हैं, राइट। अभी सीडीसी का पिछले हफ्ते का रिपोर्ट है, जो बच्चों में मोर्टेलिटी रेट देखी गई है, दैट इज 99, जो सर्वाइवल रेट देखा गया, दैट इज 99.997%, ऑलमोस्ट 100%, मतलब कि कोई बच्चों में मरता ही नहीं है। अगर 1 लाख बच्चों को कोरोना हो जाए, जो कि 1 लाख बच्चों को होना बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना इज नॉट इन्फेक्शियस जैसा बोला गया है, राइट। वो कोई कोरोना कोई कबड्डी नहीं है,
कबड्डी खेला आपने? कबड्डी क्या होता है कि कबड्डी 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 कबड्डी, जिसको जो छू देंगे ना उसको आउट। तो ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि कहीं कोरोना वाला पेशेंट आ गया और गलती से छू दिया, आपके पास से भी निकल गया, तो बस आप तो आउट हो जाएंगे, राइट? तो कोरोना इज नॉट कबड्डी, फर्स्ट ऑफ ऑल। कोरोना एक सिंपल फ्लू है, और अगर कबड्डी होती तो ये जो है यहाँ लाशें बिछ जाती। कबड्डी होती, राइट, वो छुआछूत की ऐसी बीमारी होती तो छोटे छोटे बच्चे जो घर में हैं, बच्चे घर में कहाँ रहते हैं? वो तो खेलते रहते हैं पार्क में। पार्क में सारे लोग आते हैं, सेम झूला यूज करते हैं, और अभी से नहीं, शुरू से हमारे सोसाइटी में तो ऐसे ही है, राइट? तो वो तो नहीं पीड़ित हुए। और हमारे 50,000 जो पेशेंट है, 50,000 पेशेंट, उस 50,000 में से करीब 1,000 छोटे बच्चे हैं। और फ्लू हर एक को एक बार होना ही है साल में, बच्चों को साल में 3 बार होना ही होना है। लेकिन मैं आपको डेटा देता हूं कि 1,000, लगभग 1,000 में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 3rd डे तक ठीक नहीं हो गया हो। नॉट अ सिंगल, एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो 3rd डे तक ठीक हो गया हो। तो ऐसी बीमारी जो 30 दिन के अंदर ही ठीक हो जाती है, ऐसी बीमारी जिसमें मॉर्टेलिटी बच्चों में एटलीस्ट कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो 1 लाख में 3 मॉर्टेलिटी ऑफिशियल फिगर है CDC का। लाइक उसके बावजूद भी आज अगर कोई चीज बंद है, वो स्कूल बंद है। तो इसके पीछे का सच क्या है, इस पे हम आज का जो मेरा पर्पस है, इट इज नॉट कोविड। इसका पर्पस है कि बाय द टाइम जब आप यहां से जाएं तो आप अपना डॉक्टर बन जाएं। ठीक है, मैं ये गारंटी नहीं कर सकता कि आप और मैं बीमारी नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि अगर बीमार पड़े तो आपके पास पता है कि वो चेन कैसे लगानी है। वो चेन आप खुद ही लगा पाए, आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। दैट इज आई कैन अश्योर। अब देखिए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। हमारे आसपास कोई आपके भोलेपन से आपको उलझा दे, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। अब देखिए, यहां पे मैंने एक बॉक्स लगाया और वहां देखिए, आपको दिख रहे हैं कितने लोगों ने मास्क लगाया? 2 ने उधर लगाया, 3 ने। मैंने बहुत ढूंढा इसको जूम इन करके देखा तो 3 लोग मुझे मिले, राइट? खैर, यहां पर्पस ये है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में करीब 50, 60 या 100 लोग होंगे। अब होना ये होगा कि भाई ये लोग सब एक साथ थे, चलो इन सबका ना कोरोना टेस्ट कर दो। उन 100 को पकड़ लिया रैंडम, और कोरोना टेस्ट करेंगे तो कोरोना टेस्ट का एवरेज है फॉल्स पॉजिटिव करीब 6 से 10 एवरेज फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नहीं है, लेकिन वो 6 लोगों से लेकर 10 लोगों को बताएंगे कि ये तो कोरोना पेशेंट है। तो उनको कोई सिम्टम नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी बताएंगे। फिर क्या करेंगे, चलो भाई इधर से आप पकड़ लो 100 लोगों को, और जो भी पकड़ में आए, इसका नियम क्या है, जो भी पकड़ में आए पकड़ लो और उसको टेस्ट कर दो। और उसी 100 को दोबारा टेस्ट करेंगे तो दोबारा से 6 से 10 लोग आ जाएंगे। बट दिस टाइम दीज 6 to 10 पीपल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टेस्ट। जितनी बार टेस्ट करेंगे उतनी बार वो बदल जाएंगे, राइट? तो लेकिन यहाँ पे तो कीमतीलाल जी, इनके टेस्ट हुए क्या? कोविड टेस्ट नहीं हुए। इनके टेस्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि हिम्मत ही नहीं किसी की टेस्ट करने की, राइट? ये जो हैं फार्मर्स हैं, ये आपस में एकदम एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो इनके वहां जाके अगर कोई गाड़ी जाएगी तो ये तो उठा के फेंक देंगे, राइट? लेकिन अब थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको एक रेलेवेंट पिक्चर ये कुछ जाना माना कुछ देखा हुआ पिक्चर लग रहा है? ये देखा हुआ लग रहा है? वो जो लॉकडाउन के टाइम पे तब कि भाई तबलीगी जमात की वजह से देखो कोरोना पूरे देश, अभी पार्लियामेंट में यही बोला गया कि उसकी वजह से पूरा देश में कोरोना फैल गया है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो फैलते नहीं। तो उनको पकड़ा और बड़े बड़े रिपोर्ट आए कि हमने टेस्ट किए और 100 में टेस्ट, 1000 में टेस्ट किए तो 50 पाए गए। और मतलब ये तो एक दिमाग में इंप्रेशन पड़ा कि अगर ये लोग जहां भी जा रहे हैं और हर चीज को छूते जा रहे हैं, वो फल सब्जी और वो सारी चीजें एक एक करके, वो लाइट ऑन कर दो यार, वो सारी चीजें एक एक करके कोरोना पॉजिटिव होती जा रही हैं, राइट? एक माहौल सा बन गया, एक माहौल सा। फिर लगा कि कोई भी इंसान जो इनकी तरह दिखता हो वो हमारे कोरोना पेशेंट हो गए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि मैसेज क्या घुसाना चाह रहे हैं दिमाग के अंदर। यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, अभी वो ग्रुप का नाम है फार्मर। आज से थोड़े दिन पहले वो ग्रुप का नाम था अनएम्प्लॉयड यूथ। उससे पहले एक समाज का ग्रुप था, उसका नाम था लेबर कम्युनिटी। याद आ रहा है आपको? अगला ग्रुप जो होगा ना, वो हो सकता है आपकी बारी हो सकता है हमारी बारी हो। तो हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं क्या? हाँ, हमारे कई सारे दोस्त हैं कि मेरे तो बैंक में 1 करोड़ रुपए हैं, हम तो घर में बैठ के खाएंगे भाई, हम क्यों चक्कर में पड़े, क्या है कैसा ही क्या नहीं। लेकिन बैंक में जब आप जाएंगे आप शॉक्ड हो जाएंगे। जो बताने जा रहा हूँ, 6 महीने बाद मान लो फॉर एग्जाम्पल, और गए 1 करोड़ में से एक भी पैसा ना हो तो क्या कर लेंगे आप, राइट? हमारे बीच में शशांक हैं आप? यस, ये बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। अभी पैनल डिस्कशन में आपको बताएंगे कि अगर ऐसा हो तो आप शॉक्ड मत हो जाइए,
ऐसा हो सकता है। और जिस तरह जो चीजें अभी भी हो रही हैं, ये कौन सा आप सपने में देखा भी था कभी आज से 6 महीने पहले? कोई विजुलाइज कर सकता था कि ऐसा भी हो जाएगा कि हम खुद के घर में बंद हो जाएंगे, हम कहीं जाएंगे तो मास्क इस तरह से लगा के जाएंगे, यही बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट होगी, राइट? नहीं सोचा था, तो वो भी हो सकता है। तो खैर, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। अब ये जो टेस्ट है, इसको पहले यहीं से शुरू करते हैं। और जब मैं टेस्ट को बताऊंगा तो वो टेस्ट सिर्फ मैं कोविड टेस्ट नहीं बोलूंगा, इस टेस्ट के अलावा बाकी आपकी बीमारी का पहला स्टेप ही तो डायग्नोस्टिक है ना। आप हॉस्पिटल जाते हैं, सबसे पहले डायग्नोसिस से तो शुरू करते हैं ना, राइट? लेकिन जब डायग्नोसिस से शुरू किया तो मतलब रास्ता पकड़ लिया आपने कि किस तरफ चलना है। आप डायबिटिक घोषित हो गए तो वो आपके ऊपर एक नेम प्लेट लग गया, तो दवाई, डेस्टिनी, सब कुछ डिसाइड हो गई, राइट? लेकिन अगर रास्ता गलत हो बाई चांस तो सब कुछ गलत ही मिलने वाला है ना। तो डायग्नोस्टिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको जिंदा रहना है, हेल्दी रहने की बात छोड़ ही दीजिए, जिंदा भी रहना है, तो आपको डायग्नोस्टिक का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। डायग्नोस्टिक द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हम कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दैट इज, ये देखिए 28 सितंबर का ये रिपोर्ट है, 28 सितंबर, आज के 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट है यहाँ पे। और ये बताती है फॉल्स पॉजिटिव जो केस है, पूरे दुनिया का एवरेज निकालते हैं, दैट इज अबाउट 6.3% फॉल्स पॉजिटिव, राइट? फॉल्स पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको समझा दिया, राइट? तो ये फॉल्स पॉजिटिव क्यों आता है, टेस्ट गलत क्यों बताएगा, तो ये अगर जान लेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब देखिए, इबोला वायरस का फॉर एग्जांपल फॉल्स पॉजिटिव है 16%, यानी कि 100 लोगों का पीसीआर टेस्ट हो इबोला के लिए तो 100 में से 16 लोगों को इबोला पॉजिटिव बता देंगे, चाहे एक को भी इबोला ना हो। गेटिंग द पॉइंट? यानी कि जब चाहे अगर अनाउंसमेंट आ जाए कल के अखबार में कि हमारे देश में इबोला भी घुस चुका है और अब हम सबको टेस्ट करेंगे, एसिम्प्टोमेटिक हो सिम्प्टोमेटिक हो, तो क्या हमारे देश में अगर 10 करोड़ टेस्ट हो जाए तो कितने मिल जाएंगे? मान लो 100 करोड़ टेस्ट हो जाए तो कितने मिल जाएंगे? 16 करोड़ लोग इबोला पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट? एक भी इबोला का पेशेंट ना होते हुए भी किसी भी टाइम प्रूव हो सकता है इस वाले टेस्ट से कि 16 करोड़ इबोला के पेशेंट इस दुनिया में है, इस देश में है। उन 16 करोड़ में से सब लोग तो हेल्दी होंगे नहीं, किसी को फ्लू था, हो रहा होगा उस वक्त, तो वो फ्लू को कनेक्ट कर देखा इबोला है ना तो फ्लू हो गया, राइट? कोरिलेशन कर देंगे, कोरिलेशन, राइट? तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिस टेस्ट से कभी भी आपको बुद्धू या साबित कर सकते हैं कि यू आर सिक विदाउट बीइंग अ सिक, राइट? और इसमें सारे बीमारियों को मैंने ये लिस्ट किया है, ये 28 सितंबर का ही रिपोर्ट है, राइट? ऑथेंटिक रिपोर्ट है। इबोला है, डेंगू है। अगर ये साबित करना चाहें कि हम में से सब लोग डेंगू से पीड़ित है तो उसका भी फॉल्स पॉजिटिव है 6.3। एक भी पीड़ित ना हो तब भी 6.3 दिखाएगा। अच्छा, ये दिखाता क्यों है, राइट? तो वाई इट इज शोन लाइक दिस? तो उसके लिए अब इसको जरा समझिए कि एक फॉल्स पॉजिटिव दिखाता क्यों, इसका साइंस क्या है। इसके लिए एक वर्ड समझना पड़ेगा। अच्छा, ये सब वर्ड समझना क्यों है? क्योंकि हमें जिंदा रहना है, राइट? आपको ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचते हैं ना कि भाई ये मेरा काम नहीं, वो तो डॉक्टर देखेगा ना, डॉक्टर तो लूटने के लिए बैठा ही है, तो वो नहीं देखेगा, कम से कम आज की तारीख पे नहीं। ऐसा नहीं कि वो उसकी इंटेंशन ऐसे है, ही इज अ पार्ट ऑफ द होल, राइट? पूरे उसका एक छोटा सा पार्ट है वो, तो वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कल को अगर वो बीमार पड़ेंगे तो वो उनके साथ भी वही होने वाला है जो वो सबके साथ करते हैं, राइट? तो लेकिन अब इसीलिए ये समझना जरूरी है। अब मैं ये समझा रहा हूँ फॉल्स पॉजिटिव होता क्यों है। बस एक बार समझ जाएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, फिर आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। ये क्या है? क्या लग दिख रहा है? स्नेक दिख रहा है ना, लेकिन ये क्या है? रस्सी दिख रही है। अब ये एक वर्ड याद रखिए, साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल थ्रेशोल्ड, राइट? ये आरटी-पीसीआर टेस्ट का एक टर्म है, साइकिल थ्रेशोल्ड। तो मतलब कितने साइकिल में आपका कोरोना या फॉर दैट मैटर कोई वायरस डिटेक्ट हुआ। अब साइकिल थ्रेशोल्ड कम से कम 20 होता है, किसी का 25, किसी का 30। साइकिल थ्रेशोल्ड मतलब, अब मैं ये एक साइकिल, अब जो दूर बैठा है वो थोड़ा कम इसको देख पाएगा, दोनों डिफरेंशिएशन कम कर पाएंगे ना। मैं साइकिल 3, साइकिल 4, साइकिल 5, साइकिल 6, साइकिल 7, साइकिल 10, अब मैं साइकिल 40 पे आ गया। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से सांप कौन सा है और रस्सी कौन सी है? थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना। जितना मेरा साइकिल बढ़ता जाएगा उतना आपके लिए आइडेंटिफाई करना बिल्कुल करेक्टली कि इसमें से सांप कौन सा है और इसमें रस्सी कौन सा है, वो उसकी एबिलिटी आपकी कम होती जाएगी। गेटिंग द पॉइंट, राइट? एक टाइम आएगा कि अब आप बोल देंगे कि इसमें से सांप कौन सा है और इसमें रस्सी कौन सा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे में टू बी ऑन ए सेफर साइड आप बोल देंगे दोनों ही सांप है। गेटिंग द पॉइंट? तो साइकिल थ्रेशोल्ड, दैट इज कॉल्ड साइकिल थ्रेशोल्ड 40।
अगर मुझे ये दिखाना है कि सबके सब कोरोना हो गया है, तो मैं जब RT-PCR टेस्ट करूंगा मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे साइकिल थ्रेशोल्ड को सेट करना है कितने पे, 40 पे, राइट। मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि मान लो आपका कोई दुश्मन है, राइट, और आप दिखाना चाहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है, उसको लैब में भेज देना और लैब वालों को बोलते ना साइकिल थ्रेशोल्ड 40 रख दे, तो वो जो वो मोस्ट लाइकली चांस बोलेगा कि उसमें अगर आप उसका सैंपल नहीं भी लेता है, सैंपल की जगह पानी लेके दे देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, उसमें भी उसको भी कोरोना पॉजिटिव बता देगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो पूरे दुनिया में, यूके में फॉर एग्जांपल, कि साइकिल थ्रेशोल्ड 33 इज द बेंचमार्क, 33 के बाद नहीं जा सकते, वहाँ नियम है, राइट, पूरे वर्ल्ड में। भारत में नियम क्या है, ICMR ने बोला कोई गाइडलाइन नहीं है, वो लैब वाले की मर्जी है। तो मतलब आप लैब के वाले की मर्जी, अब जब लैब वाले की मर्जी है तो टेक्निकली वो 40 कर देगा तो वो गलत नहीं बोल सकते आप, राइट, टेक्निकली ही इज राइट, क्योंकि ICMR ने गाइडलाइन में कुछ लिखा ही नहीं, तो 40 कर देगा, 40 पे पॉजिटिव नहीं आ रहे 41 कर देगा, 45 कर देगा, राइट। तो 33 के बाद अगर साइकिल 34, 35, 37 कर देंगे तो आपका जो फॉल्स पॉजिटिव है वो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो दिस मीन्स कि एज ए लैब टेक्नीशियन विदाउट बीइंग रॉन्ग, गलत ना होते हुए उसकी इंटेंशन अगर चाहे वो फॉल्स पॉजिटिव कर सकता है, जो कि करता है। वो क्यों पता, मैंने आपको बताया कि 50,000 हमने पेशेंट्स ठीक किए, तो हमारे पास डेटा बहुत है, बहुत डेटा, क्योंकि जब पेशेंट हमारा फॉर्म भरता है तो अपने रिपोर्ट भी सबमिट करता है। तो मैंने रिपोर्ट में देखा, और हमारे पास पेशेंट्स अलग अलग देशों के भी हैं, तो बाकी देशों में देखा कभी 33 को क्रॉस नहीं किया। इंडिया के जो पेशेंट्स हैं 35, 37, 30, 40 वो भी है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ऐसा लगता है कि अगर बोला कि ये जो PCR टेस्ट है ये तो भाई ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसके ऊपर शक नहीं करना, ये तो भगवान ने जब बोल दिया ना तो बस ये उतना ही करेक्ट है। तो लेकिन आपको इसकी ट्रुथ थोड़ी मैकेनिक्स, और ये है कि हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो इस पे काम भी करते हैं, उनको भी जब मैं बोलता हूँ तो वो मानते नहीं हैं, लेकिन अपने लेवल पे समझ के उनसे झगड़ा करना पड़ता है और तब जाके वो मानते हैं, राइट। तो टू दैट एक्सटेंट मतलब यू रियली हैव टू कन्विंस देम कि जो उस पे काम कर रहा है वो भी उससे इतना लगाव है कि अपनी, जैसे अपना बच्चा सबको ठीक लगता है ना, चाहे वो कितना भी शैतान हो, तो वो जो PCR टेस्ट वाला जो है उसको वो ठीक ही लगता है वो। लेकिन हम और आप जैसे लोग जिनका दिमाग थोड़ा खुला हुआ है वो एक नए लॉजिकल एंगल से सोचेंगे तो वो इस बात को पकड़ लेंगे, राइट। तो ICMR ने यही गड़बड़ किया है कि भाई साइकिल थ्रेशोल्ड की लिमिट नहीं रखी। जिस भी देश में साइकिल थ्रेशोल्ड की लिमिट नहीं है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे एकदम से आपको जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, और जैसे तंजानिया है वहाँ लिमिट नहीं था। तो लेकिन ये क्योंकि तंजानिया के जो प्रेसिडेंट वो खुद ही बायोकेमिस्ट हैं, सो ही वॉज नोइंग इट, तो उन्होंने टेस्ट को भी लात मार के फेंक दिया और टेस्ट के साथ साथ WHO को भी निकाल दिया, और उन्होंने एक रूल लगा दिया कि हमारे देश में कोई अगर मास्क लगाएगा तो उसको जेल हो जाएगी, राइट। और ये रूल अभी नहीं लगा, ये रूल लगे हुए काफ़ी समय हो गया। और ये बातें तंजानिया की ये बात हमें नहीं पता, मुझे पता है क्योंकि मेरे पेशेंट्स हैं वहाँ पे, राइट, तो इसलिए उनके थ्रू पता है। लेकिन यूट्यूब है, फेसबुक है, वो इस तरह की न्यूज़ आप तक नहीं पहुंचे। आपकी जो वर्ल्ड खिड़की है वो है टेलीविजन या न्यूज़पेपर या एट द मोस्ट इंटरनेट, यूट्यूब, यही तो आपकी दुनिया है, क्योंकि आप खुद तो नहीं जा सकते वहाँ पे, राइट। और इस दुनिया में वो सारी चीज़ें तो आ ही नहीं रही ना, क्योंकि वो तो वहीं ब्लॉक्ड है और आप फ़ोन करके वेरीफाई कर ही नहीं रहे। लेकिन मेरे पास मेरे पेशेंट्स हैं तो उनके थ्रू आई गेट टू नो, वहाँ पे तो स्कूल अप्रैल महीने से खुले हुए हैं और वहाँ तो कोई मरा नहीं, वहाँ तो कोई मास्क नहीं लगाता, बल्कि वो तो जेल हो जाएगा। जैसे यहाँ मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको फाइन हो जाएगा, वहाँ मास्क लगाने से जेल हो जाएगा, राइट। तो ये, और वहाँ पे अगर आप जाके, वहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट अप्रैल से खुले हुए हैं। अभी आप चाहें तो वहाँ जाएंगे तो एयरपोर्ट के अंदर से जब निकलेंगे तो कोई टेस्टिंग नहीं होगी आपकी, जैसे आज से पहले जनवरी महीने से पहले की बात हुआ करता था वैसे है। तो वहाँ तो भाई लोग मर जाने चाहिए थे सारे के सारे, वहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट, ना ही वो पंजाब में हुआ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वी रियली हैव टू क्वेश्चन। कोई बोल रहा है, थोप रहा है तो मान लें तो मौत हमारी होने वाली है, राइट, वी आर गोइंग टू बिकम विक्टिम। तो यहाँ पे मैंने ये साइकिल थ्रेशोल्ड के लिए अगर आपको और समझना है तो ये गवर्नमेंट का, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का साइट से मैंने ये साइट किया, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ये यहाँ से लिया है। तो चाहे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की साइट हो
चाहे मैन्युफैक्चरर हो, पीसीआर किट जिसने भी बनाया है, मैन्युफैक्चरर जो अलग अलग हैं, वो पहले लाइन में लिख देते हैं कि ये ह्यूमन टेस्टिंग के लिए नहीं है, ये रिसर्च पर्पस के लिए है, डिस्क्लेमर, ताकि अगर कोई अगर बाद में उनको सू करे तो वो बोलेंगे हमने तो पहले लिख दिया था। तो अब ये बोल कौन रहा है कि ये टेस्ट करना है? उनका जो इन्वेंटर है कैरी मुलस, जिसने आरटी-पीसीआर टेस्ट इन्वेंट किया, वो क्या बोल रहे हैं इस बारे में? वो अब तो जिंदा नहीं है, उनकी पहले की वीडियो है। How do they misuse PCR to estimate all these supposed free viral RNAs that may or may not be there? I think misuse PCR is not quite. I don't think you can misuse PCR. No, the results, the interpretation of it. See, if you can say, if they can find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else, right? I mean, because if you can amplify one single molecule up to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? So that could be thought of as a misuse of it, just to claim that it's meaningful. It is. There's very little of what they call HIV, and what's been brought out here by Philippot and Isai already, the measurement for it is not exact at all. It's not as good as our measurement for things like apples. An apple is an apple. You know, you can get something that's kind of like, if you got enough things that look kind of like an apple and you stick them all together, you might think it's an apple. But in HIV... तो यहाँ पे आपको ओवरऑल कुछ ज़्यादा, मुझे भी ज़्यादा समझ आ नहीं रहा, अनलेस कि मैंने ट्रांसलेट कराया क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो HIV वर्ड 2-3 बार आया होगा, वो तो दिमाग में क्या हो ना कि HIV वर्ड तो सुनाई दे रहा है। तो ये बोलना चाह रहे थे यहाँ पे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि ये कोई वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इन्वेंशन नहीं किया, ना ही इससे वायरस डिटेक्ट हो सकता है। इससे बस जेनेटिक मटेरियल डिटेक्ट होता है। जेनेटिक मटेरियल और वायरस दो अलग चीज़ है, राइट? जैसे मैं एक इंसान हूँ, राइट? आपने एक दूरबीन बनाई है इंसान को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन जब दूरबीन से देख रहे हैं तो इंसान नहीं दिख रहा है, इंसान की टांग दिख रही है, राइट? तो टांग के बेसिस बोल रहे हैं कि ये इंसान का टांग है या जानवर का टांग है या इंसान है, तो उस इंसान का नाम क्या है, राइट? ये जस्ट इतना सा देख के आप उस इंसान का नाम तय कर रहे हैं, वही है जेनेटिक मटेरियल देख के आप पूरा वायरस तय कर रहे हैं। तो एक ऐसी दूरबीन, आरटी-पीसीआर टेस्ट एक ऐसा दूरबीन है जो सिर्फ आपका पैर, वो वायरस का पैर दिखा रहा है, उस पैर को देख के आप बोल रहे हैं कि भाई ये कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दैट इज व्हाट ये इन्वेंटर का कहना है। अब एफडीए का कहना क्या है? एफडीए 18 सितंबर, आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, कि ये एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आपको। दिस टेस्ट इज नॉट बीन क्लियर्ड एंड अप्रूव बाई एफडीए। ये टेस्ट कोविड का एफडीए ने ना तो क्लियर किया ना अप्रूव किया। तो एफडीए भी मना कर रहा है, हाथ राइट झाड़ लिए, और मैन्युफैक्चरर ने पहले लिख दिया, इन्वेंटर भी मना कर रहा है, तो बोल कौन रहा है ये टेस्ट करने के लिए, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको सवाल तो पूछने पड़ेंगे जब भी आप पे टेस्ट होता है, तो ये बोल कौन रहा है? एट द एंड ऑफ द डे हु इज सेइंग ये टेस्ट करना है? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? तो और जो बोल रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके बाद एविडेंस क्या है, ये सवाल पूछना पड़ेगा। आफ्टर ऑल इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ये जो सच्चाई है ना, ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाना है। आफ्टर ऑल आज सच्चाई का दिन है नहीं, तो ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाना है कि भाई इसके ये डिबेट होना चाहिए, क्योंकि हम एक ह्यूमन है, हम एक इंटेलिजेंट बीइंग है, हम भेड़ बकरी तो है नहीं, राइट? सो ये एक सवाल है कि एक सिंपल सवाल, बेसिक सवाल, कौन है इस दुनिया में जो बोल रहा है ये टेस्ट करना है? हु इज दैट? अभी तक तो मुझे मिला नहीं। अच्छा, WHO बोल रहा है, व्हाट इज द बेसिस? जब को WHO कोई बोलता है तो साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ता है, तो दिया है तो दिखा दो। दुनिया में जब से WHO बना है, जब से मेडिकल साइंस बनी है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इंसान में सिम्टम नहीं उस इंसान को भी टेस्ट किया जा रहा है सिम्टोमेटिक। आज से पहले कभी नहीं हुआ, आज से पहले कभी नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, राइट? जबकि एसिम्टोमेटिक किसी को भी पकड़ के किया जा रहा है। अच्छा, इस चीज़ को मैंने कैसे पकड़ा? मैंने जनवरी में पकड़ लिया था, क्योंकि ये बाई चांस की बात है, 3-4 साल पहले से मैं HIV पे काम कर रहा था। तो HIV की जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, वो स्क्रिप्ट और कोरोना की स्क्रिप्ट जो जैसे से खुलती गई, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे HIV की स्क्रिप्ट है। HIV की कहानी सुनाऊंगा तो आपको लगेगा मैं तो कोरोना की कहानी सुन रहा हूँ। देयर इज नो मच डिफरेंस। मैं 1 मिनट में समझाता हूँ। अब देखिए, HIV जो है, HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सो ये है 1982 में आया, जैसे ये 2020 में आया, 19 में आया मान लो। और तब क्या कि कैसे आ गया अचानक? और 1982 में हम में से ज़्यादातर लोग जिंदा ही थे या पैदा हो चुके थे ऑलरेडी।
राइट, और हम लोग राइट, जैसे अभी हम सब देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं 1982, अगर जो लोग रिकॉल कर सकते हैं कि अचानक एक बीमारी है जो अफ्रीका में है और बहुत लोग मारे जा रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, और वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ऐसे होता है। जिस तरह से अभी जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो अमेरिका में बैठे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स या मेरे पेशेंट्स बाकी देशों में बैठे हैं, तो वो ये बोलते हैं कि आपके देश में तो लोग बहुत मर रहे हैं सड़कों पर क्योंकि इतना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ, राइट। तो उसी तरह से वहाँ तब अफ्रीका का माहौल बना दिया। तो HIV क्या है, तो उसका पहला नियम ये रखा, ये ध्यान सुनिए आप, कि 1982 में 12 बीमारी को लिस्ट कर दिया, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस था, निमोनिया था, लूज मोशन था, इस तरह से 12 नाम लिख दिए कि कोई भी पेशेंट अगर इन 12 चीज़ों के लिए बोलेगा, इन 12 चीज़ों के जो पेशेंट हैं इनको ये RT-PCR टेस्ट करा दो। टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाएगा तो बोल देंगे HIV का पेशेंट है, टेस्ट में नेगेटिव है तो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। रीजन द पॉइंट। तो ये हो गया 12 डिजीज। फिर 1987 में 12 के साथ 13 और जोड़ दिए, कुछ तरह के कैंसर जोड़ दिए, कुछ तरह के ट्यूमर्स जोड़ दिए, राइट। और तो टोटल मिला के 13 + 12 करीब 25 हो गए। कि अब ये 25 की लिस्ट है, जब इनमें से कोई पेशेंट आए तो बोलना रुको रुको रुको, एक और टेस्ट होगा आपका, RT-PCR टेस्ट फॉर HIV, और वो टेस्ट अगर बता देगा पॉजिटिव तो उससे के बाद से उसके यहाँ पे बोर्ड लग जाएगा HIV का, ना कि उस बीमारी का, राइट। फिर 1992 फिर 12 + 13 + 4 और जोड़ दिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जोड़ दिए 3-4 तरह के, हाँ, और कहा कि ये 4 वाले पेशेंट आएंगे ना तो इनका भी टेस्ट करना आपको। तो जैसे से अब 2008 में थोड़े से और जोड़ दिए, कुल मिला के अभी 31, यानी कि अगर आप 31 बीमारी में से कोई एक बीमारी के पेशेंट हैं तो आपको वैसे ही वो टेस्ट का प्रोटोकॉल आ जाएगा। और उस टेस्ट में, वो टेस्ट कैसे काम करता है ये मैंने अभी आपको बताया, और वो टेस्ट में पॉजिटिव आएगा तो उस दिन से आप HIV पॉजिटिव बोले जाएंगे, राइट। फिर उस दिन से ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट नहीं है, निमोनिया के पेशेंट नहीं है, डायरिया के पेशेंट नहीं है, कैंसर के पेशेंट नहीं है, उस दिन से आप HIV के पेशेंट हैं, आपका HIV का बोर्ड लग गया, आपका HIV का ट्रीटमेंट होगा भाई, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पहले से ही एक ऐसा माहौल बना दिया कि ये तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, तो जिसको होगा वो किसी को बताएगा भी नहीं ना, वो छुप के रहेगा, राइट। भारत में हर 200 में से एक आदमी HIV की दवा खा रहा है, राइट। हो सकता है कि यहाँ भी हम में से कोई एक खा रहा हो, लेकिन वो अनलाइक कोरोना में भी कोशिश की गई थी कि छूत की बीमारी हम साबित करें ताकि लोग एक दूसरे से ज़्यादा इस बारे में चर्चा ना करें, अभी भी नहीं करते हैं, राइट। तो हर 200 में से एक आदमी चुपके से दवाई खा रहा है। हमें कैसे पता? क्योंकि हमने 3-4 साल से काम ऑलरेडी कर रहे हैं। और फिर तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि HIV नाम की कोई बीमारी है, राइट, तो कैसे पता चलता है कि इस नाम से कोई बीमारी है कि नहीं? ये डिसाइड कौन करता है, राइट? अचानक कैसे डिसाइड कर लिया ये बीमारी है या ये बीमारी है नहीं, ये बीमारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी वायरस के लिए है? तो उसका एक मेथड है, 1890 में मेथड आया था। 1890 में वर्ल्ड में कंसेंसस बना था, उस कंसेंसस का नाम है कॉच पोस्टुलेट, कि किसी भी चीज़ के लिए बीमारी घोषित करने के लिए वो कॉस्ट पोस्टुलेट को वो सेटिस्फाई करेगा तो ही वो बीमारी मानी जाएगी। और कॉच पोस्टुलेट हमेशा यूज़ होता है तब से लेकर अभी तक, सिर्फ 2 बार यूज़ नहीं हुआ दुनिया में। HIV के वक्त यूज़ नहीं हुआ और अभी कोरोना के वक्त यूज़ नहीं हुआ, 2 बार। अच्छा, कॉच पोस्टुलेट क्या है 1 मिनट में समझा दूं। अच्छा, ये सब क्यों समझा रहा हूँ मैं याद दिला दूं, क्योंकि आपको अपना डॉक्टर बनना है, उसके लिए ये सारे पायदान नहीं समझना ही पड़ेगा, डायग्नोस्टिक, राइट। तो एलिफेंट्स वो छोड़ दो, ये दे दो, इसको रख देंगे, ले वो भी ले, दूसरा भी ले। अब देखिए प्लीज प्लीज, ये मुझे चूहा चाहिए था लेकिन चूहे का मॉडल था नहीं, मैं हाथी का ले आया। वो ले 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 ले, बेसिकली एनिमल दिखाना चाहता हूँ आपको। तो अब क्या है कि ये साबित करने के लिए कि भाई ये बीमारी इसी, जैसे कोविड-19 है वो SARS-CoV-2 से ही होता है, तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये आ गया एक एनिमल, एक चूहा लेंगे, राइट, जिसको SARS-CoV-2 हो गया हो, राइट, या वो बीमारी हो गई हो, और उस चूहे से वो वाला जर्म या वो वाला पैथोजन, वो वाला वायरस कल्चर करेंगे, निकाल के अलग से करना होगा। पहला कॉच पोस्टुलेट का पहला नियम है कि जो बीमार एनिमल है उसके अंदर वो सारे वायरस होने चाहिए जिसकी वजह हम बता रहे हैं, उसको निकाल लिया, निकाल के अलग से रखो, ये रख दिया यहाँ पे। अब इस वायरस को जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि ये बीमार है, उठा के दूसरे एनिमल में डालना पड़ेगा। अब दूसरे एनिमल में देखना पड़ेगा वही सारे सिम्टम आने चाहिए जो पहले एनिमल में थे, राइट, ये कॉच पोस्टुलेट। और उसके सिम्टम आने के बाद फिर इसके अंदर भी जब दोबारा हम ढूंढने कुछ दिन बाद वही वाले सारे वायरस मिलने चाहिए जो इसमें थे। अगर ये रूल पूरे करता है, अभी जो रूल बोला,
तो कॉज पोस्टुलेट सेटिस्फाई करता है। अब ऑफिशियल हो जाएगा कि ये वायरस से ये बीमारी होती है। क्लियर है, राइट? ये कॉज पोस्टुलेट है, जो कि SARS-CoV-1 जब आया था तब भी ये पोस्टुलेट पूरा किया गया था, सारे जितने वायरस हैं। लेकिन HIV के वक्त ये नहीं हुआ और कोरोना के वक्त नहीं हुआ। तो अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई बात नहीं हुआ तो आप कर लो, राइट? आज कर लो। तो 8 अप्रैल 2018 मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, हर जगह चिट्ठी लिखी 8 अप्रैल से 1 महीने पहले लिखी, मार्च महीने में, कि कॉज पोस्टुलेट पूरा नहीं हुआ HIV में। तब HIV था ना, मैं उस पर काम कर रहा था। तो इसका अगर कॉज पोस्टुलेट पूरा करना है तो एक HIV का पेशेंट ले आओ, उसके अंदर से ब्लड निकालो, तो HIV का उसमें कीटाणु भी आ जाएंगे, वो मुझ में डाल दो और मुझे नोटिस करो कुछ दिन तक। उसके अगर मेरे पास भी वही सिम्टम हो गए जो उसके हो गए और फिर मेरे बॉडी से वही वाला वायरस निकला, तो कॉज पोस्टुलेट सेटिस्फाई होता है। तो मैंने बोला था, राइट? और 8 अप्रैल को हमने ऑडिटोरियम बुक किया था वहाँ पे गाजियाबाद में, पूरे देश से करीब 800 लोग आए थे, और कि उस दिन मैं हूँगा और आप ऐसे लेके आओ, राइट? नॉर्मली एनिमल पे करते हैं, लेकिन आप एनिमल लवर हो, एनिमल को HIV क्यों देना? तो भाई ह्यूमन पे करो, किसी पे तो करो, राइट? तो 2 दिन पहले UN स्पॉन्सर्ड NGO का ईमेल आया कि अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की तो आप अरेस्ट हो जाएंगे, इस तरह से। तो मैंने कहा मैं खुद क्यों करूँगा, आप करोगे ना, मैं करूँगा तो आप मानोगे ही नहीं, राइट? तो एनीवे, तब से लेके आज तक ये चैलेंज अभी भी ओपन है, राइट? यूट्यूब में जो देख रहे हैं लाइव, इट इज ओपन चैलेंज, राइट? तो मैं आपको, थैंक यू, ले लो इसको, ले लो उसको वहीं रख दो, ये ले लो, तो रख दो उसको। तो ये चैलेंज अभी भी मेरा ओपन है, और सेम इज फॉर कॉज पोस्टुलेट फॉर नोवेल कोरोना वायरस। ये बड़ा आसान है, 2 चूहे पकड़ लो, राइट? और वो कीटाणु जो SARS-CoV-2 है उठा के एक चूहे को डाल दो, वो बीमार पड़ ही जाएगा ना, आफ्टर ऑल इससे पड़ता है, फिर उसको कल्चर करके दूसरे में डाल दो, तो कॉज पोस्टुलेट सर्टिफाई हो जाता है। तो इसको करने में पैसे भी तो नहीं लगेंगे ना, 2 चूहे का तो कॉस्ट है। ऐसे लाखों करोड़ लोग मर रहे हैं, तो 2 चूहे को मारना, राइट? चूहा है, बिल्ली है, जिसको भी मारना चाहते हैं, और अगर नहीं मारना चाहते, मैंने तो हेल्थ मिनिस्ट्री को बोला ही था कि मैं हाजिर हूँ, और हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स हाजिर हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि HIV हमने देखा, HIV के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और HIV का हमारा हेल्पलाइन 2 साल से ऑलरेडी चल रहा है, इट हैज़ बीन 2 years, राइट? और 2 साल जैसे भी कोरोना का चल रहा है या कोविड का चल रहा है या नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स, हमने हज़ारों पेशेंट्स जो HIV की दवा पे थे और जिन्हें HIV पॉजिटिव घोषित कर दिया गया था, उनको हम डाइट देते हैं, और डाइट स्टेप 1 की दवा छोड़ दो, स्टेप 2 आप डाइट दो, एक स्पेसिफिक डाइट है, और उसके बाद कुछ दिन बाद सिम्टम ठीक होते हैं कि नहीं हमें रिपोर्ट करो। तो एक्चुअल बीमारी क्या है? तो उनको बीमारी क्या है? अगर HIV नहीं है तो उनको बीमारी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब उनकी इम्यूनिटी कम हो गई, दैट्स ऑल। उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने से ऐसे लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, दैट्स ऑल। उनको कमज़ोरी लगता है, उनको हमेशा टायर्डनेस लगता है, उनको नींद आती रहती है, तो इस तरह के वेराइटी ऑफ सिम्टम्स, दैट्स ऑल। तो इम्यूनिटी तो बूस्ट करना है आपको, तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो डाइट है वो डाइट हमने दे दिया, राइट? और उनको ट्रैक भी हम करते हैं, उनका रिकॉर्ड भी अवेलेबल करा सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो। कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहती है कि वो रिकॉर्ड हमसे ले लें ताकि उसको समाज की भलाई के लिए यूज़ करें, तो हम दे सकते हैं उसको, या ये साबित करने के लिए भाई मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, तब भी आप आके ले सकते हैं। लेकिन तब से लेके आज तक बोल रहा हूँ, अभी तक तो कोई आया नहीं। शायद उनको पहले ही पता है कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, राइट? उनको क्योंकि पता है कि ये सच बात है जो मैं बता रहा हूँ, इट इज़ सच, राइट? आज तो सच का दिन है। तो जिस प्रकार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि HIV नाम की कोई बीमारी है नहीं, राइट? ना ही ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। अब आपका सवाल है तो एक को हो गया तो वो उधर चला गया था, उसको भी हो गया, वो फिर वही वाली बात हो जाएगी कोरोना वाली कि मैं तो इतने लोगों के बीच में था तो उसको था तो मुझे भी हो गया। इन सारे सवालों के जवाब के लिए ये किताब है HIV/AIDS द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी। इसकी ये लिंक में जाके आप ये बुक डाउनलोड करके, फ्री डाउनलोड है, आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं उन सारे के एविडेंस के साथ आंसर आपको मिल ही जाएंगे। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि शॉर्टकट करके हम आगे बढ़ें। तो और ये सारे कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में कनेक्शन, आज का जो है कोरोना काल और तब का कोरोना काल, HIV काल बोल सकते हैं, वो अफ्रीका में था, ये पूरी दुनिया में है। दोनों में कॉमन कड़ी एक ही है, वो क्या है? RT-PCR टेस्ट। ये टेस्ट आप हटा दो, ना तो HIV हो सकता है किसी को, ना कोरोना, क्योंकि ये कौन बता रहा है कि आपको HIV है? ये कौन बता रहा है आपको कोरोना है? कौन बता रहा है?
राइट। वो कोरोना तो आके चिल्ला चिल्ला के देखो मैं आ गया आपके बॉडी में, हाउ डू यू नो? ओनली आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट को एक नाम दे दिया गया गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब पता है आपको? गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब बड़ा क्लियर है कि मतलब जैसे आप स्कूल के इंस्पेक्टर हैं, स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए गए हैं और टीचर बोलती है ये स्कूल का ये जो बच्चा है ना क्लास का, ये गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब टॉपर है, मतलब ये सबसे अच्छा है। ठीक है भाई, टॉपर का एग्जाम लेते हैं, बताओ 2 into 2 क्या है? वो बोलता है 5। आप समझ जाएंगे टॉपर की हालत है तो बाकी बच्चों की हालत होगी, राइट। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे बोल रहे हैं आरटीपीसीआर टेस्ट, उसकी हालत ये है, तो बाकी जो तरह के टेस्ट हैं, एंटीबॉडी टेस्ट और बाकी सारे टेस्ट, उनकी हालत क्या होगी? क्योंकि वो जो सारे टेस्ट है वो इसके आधार पर ही तो हैं, राइट। तो यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी, वो समझाने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं मिला, तो मैं एक ही तरीका है, ये चार्ट है, चार्ट। आप में से मुझे 4-5 लोग चाहिए ऊपर, एनी 4-5 प्लीज कम, प्लीज कम। अच्छा, मास्क थोड़ा बहुत लगा के रखें, अपने लिए नहीं, इस हॉल वाले के लिए। ये आप पकड़ के इसको खोलने की कोशिश करें, जितना खुल सकता है। ये बड़ा है तो ये नीचे नीचे तक जाएगा, खोलते रहिए, नीचे नीचे चले जाइए, या नीचे नीचे जाके खोल दीजिए। हाँ, गोल कर लीजिए। आज जब तक खुल रहा है मैं आपको बता दूं, ये जो भी आप देख रहे हैं नाम पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ेंगे भी तो आप पता नहीं चलेगा। मैं भी पढ़ूंगा तो ये नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा ठीक से, ये नाम प्रोनाउंस करना ही बड़ा मुश्किल है। ये सारे बैक्टीरिया वायरसेस आपके बॉडी में रहते हैं, हर पल, इस वक्त भी है। ये सारे बैक्टीरिया एंड वायरस आपके बॉडी में हैं और इस वक्त भी हैं। इनमें से एक अगर ढूंढेंगे कहीं वो कोरोना वहां मिल जाएगा। लेकिन अभी टेस्ट किसका चल रहा है? ना H1 का चल रहा है, ना हेलिकोबैक्टर का चल रहा है, राइट। सो आप अभी सिर्फ टेस्ट चल रहा है नोवल कोरोना वायरस का टेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो सारे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये आपके बॉडी के पार्ट नहीं है, ये आप हैं, आपकी आइडेंटिटी है। ये वायरस बैक्टीरिया बॉडी से अगर हटा दें, यू आर डेड। 10% आपके जो सेल्स हैं वो आपके सेल्स हैं जो मरते हैं जब आप मरते हैं। 90% जिन्हें हम सेल बोलते हैं, दोज आर दीज, राइट। और उनमें से एक जो है वो नोवल कोरोना, उनमें से। और ये जो है दिस इज जस्ट 1% ऑफ व्हाट ह्यूमन नोज। ऐसा नहीं कि बस इतना ही एग्जॉस्टिव है, इतना ह्यूमन को पता है जिनका नामकरण किया गया है। आने वाले दिन में ये जो लिस्ट है जो यहां तक पहुंचा है, ये आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब नहीं कि नया वायरस हमारे बॉडी में उस दिन आ गया, इसका मतलब हमें जानकारी होगी कि एक और चीज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस, राइट। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस दिया नहीं है WHO ने कि ये नोवल कोरोना वायरस आज आया है। हाँ, आज हमारी जानकारी होगी, राइट, लेकिन आज आया है ऐसा एविडेंस नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये सारे वायरस की एक क्वांटिटी हमारे बॉडी में, उस क्वांटिटी से ज्यादा, इसमें से कोई वायरस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो हम बीमार पड़ जाते हैं, राइट। तो वायरस इटसेल्फ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू अंडरस्टैंड। वायरस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो हम बीमार पड़ेंगे, और कुछ वायरस और बैक्टीरिया ऐसे हैं, बैक्टीरिया जिसकी क्वांटिटी घटेगी तो भी हम बीमार पड़ेंगे, राइट। सो जैसे मान लो हेलिकोबैक्टर है, अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, अगर वो ज्यादा होगा तो अल्सर हो जाएगा, राइट। अगर वो कम होगा तो अस्थमा हो जाएगा। तो मतलब उसका ना होना भी हमारे लिए खतरनाक है, बैलेंस मेंटेन करना, गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो अब मुझे दुश्मनी है, मान लो इसमें से एक वायरस से, JC वायरस पॉजिटिव आ गया, प्लस उसको बुखार तो था ही, तभी वो हॉस्पिटल आया। तो क्या कोरिलेशन बन गया कि इसको जो बुखार है ना वो JC वायरस की वजह से। अब इलाज किसका होगा? JC वायरस का होगा ना। और उसका इलाज क्या है? वो कुछ भी इलाज हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल इलाज। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी जब भी किसी को कुछ है भी नहीं तब भी आप टेस्ट करेंगे तो अगर तो नोवल कोरोना वायरस रियलिटी में भी है तो इतने भी, ये भी तो है ना, राइट। ये भी तो आपके बॉडी में है ना, कि ये मिला के इक्विलिब्रियम बनता है जिससे आप चलते हैं, जिससे आप जिंदा हैं। इनके लिए आप इनकी दुनिया है, यू आर द वर्ल्ड, दे आर नॉट योर एनिमी। हाँ, बैलेंस बिगड़ जाएगा, और बैलेंस तब बिगड़ता है जब आप ऐसी कोई हरकत करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं जो कि फेवरेबल नहीं है फॉर द बॉडी, तब ऐसा होता है। थैंक यू, थैंक यू, ऐसे रखिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी कोई नोवल कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव होता है तो वो एकदम पैनिक में आ जाता, अब तो क्या, उसके घर वाले दूरी बना लेते हैं। तो फॉर दैट मैटर आपके बॉडी में इस वक्त इतने सारे तो हैं, तो आप तो सबसे दूर रहो, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो लॉजिक है वो लॉजिक
का कहीं लेना देना ही नहीं है आपके ठीक रहने से, खराब रहने से। ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमें आपकी बहुत चिंता है और एक बहुत बड़ा भूत आ गया है, उससे आपको बचाना है, तो हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। जिस तरह से बचपन में छोटे बच्चे, याद कीजिए जब हम छोटे थे और हमारी कोई जिद नहीं मानना था पेरेंट्स को या किसी को, तो बोलते थे पार्क ले चलो, नहीं नहीं वहाँ भूत आ जाएगा, अच्छा वहाँ ले चलो, नहीं नहीं भूत, तो हमें लगता था भूत है, क्योंकि भूत तो कोई चीज़ है नहीं। फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, एक दिन पता चला कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो तो हमें डराने के लिए है। तो आज की तारीख में उस भूत का नाम है नोवेल कोरोना वायरस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट। सो अब रियलिटी क्या है, अब आता है सीखने की बात। अभी तक मैं डायग्नोस्टिक में था, तो डायग्नोस्टिक कितना एक्यूरेट है वो उसके लिए डायग्नोस्टिक सिर्फ इतना एक्यूरेट है। मैंने मनी मन सोच लिया कि आपको बोलूंगा मैं आपका कोरोना टेस्ट करना चाहता हूँ, मनी मन सोचा अगर इनका 5 नंबर आएगा ना तो मैं बोल दूंगा टेस्ट पॉजिटिव। तो ये जितना एक्यूरेट होगा ना कि उतना ही एक्यूरेट है आपका RT-PCR टेस्ट, राइट। सो दैट इज द ट्रूथ ऑफ नोवेल कोरोना वायरस RT-PCR टेस्ट। तो अब रियलिटी क्या है, हमें करना क्या है? यहाँ तक तो हो गया, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट आज के बाद अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमें क्या करना है? हमारे जो 500 से अधिक नाइस एक्सपर्ट्स हैं, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स, जिन्होंने 50,000 से अधिक पेशेंट्स को ठीक किया, तो वो क्या करते हैं, कैसे ठीक किया? घर पे बैठ के रिमोटली, बिना मेडिसिन के, बिना पैसे लिए भी, और कुछ दिन में ठीक कर दिया, जिसमें कोमॉर्बिड कंडीशन वाले थे, इमरजेंसी पेशेंट्स थे। तो एक इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, राइट। ये जो आज की तारीख में बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस, राइट। तो रेस्पिरेटरी इलनेस का डेफिनेशन क्या है? अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे बाय बुक्स, डेफिनेशन सिर्फ इतना है कि किसी भी इंसान को इनमें से कोई 2 चीज एक साथ हो जाए, 2 सिम्टम दिखाई दे, तो वो रेस्पिरेटरी इलनेस की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। मान लो एक पेशेंट आता है आपके पास, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि मैं पेशेंट कैसे देखता हूं, हाउ डू आई सी, मैं कैसे ट्रेनिंग देता हूं, राइट। तो ये जो आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने लिए भी किसी पेशेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक पेशेंट चल के आया है मेरे पास, तो उसने बोला, मैंने देखा कि इन दोनों में से, इन सब में, साथ में से बॉडी भी एक भी है, कफ भी है, हेडेक भी है, सोर थ्रोट है क्या, कफ या बॉडी टेम्परेचर है क्या, तो इनमें से कोई भी 2 चीज़ अगर हो, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर भी है और बॉडी पेन भी है, तो इसका मतलब क्या है, इस रूल क्या कहता है, तो हम उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि फ्लू की कैटेगरी में रख देंगे, जो कि आजकल जिसकी बात कर रहे हैं हम, राइट। नोवेल कोरोना वायरस भी एक फ्लू है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इस बात को आप नोटिस कीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बात याद रखिए कि यही वाले सिम्टम, 2 सिम्टम मैंने बताया, एक पेशेंट आया, उसका मैंने देखा टेम्परेचर भी ज़्यादा है, अभी टेम्परेचर चेक कर रहे थे बाहर सभी का, और साथ में उसको बॉडी पेन भी है, राइट। ये दोनों चीज़ें, तो हम अभी हमने ये सीखा है आज तक पिछले 3-4 महीने में, अगर ऐसे 2 सिम्टम हो तो आप उसको कैटेगराइज कर दो, इसको कोविड हो गया या फ्लू हो गया, ऐसा कुछ, राइट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टुडेज लेक्चर, कि ये ही दोनों सिम्टम हो सकते हैं अगर पेशेंट के हार्ट में होल हो, पेशेंट को कैंसर हो, ट्यूमर हो, या कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, राइट। जैसे गैस्ट्राइटिस है, पेनक्राइटिस है, ओटाइटिस है, अर्थराइटिस है, राइट। सो गैस्ट्रिक अल्सर है, तो इन सब में भी यही दोनों सिम्टम होंगे। तो मैं ये सोचता हूं कि जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, उसमें बॉडी पेन भी बोल रहा है और टेम्परेचर बोल रहा है, तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि ये रेस्पिरेटरी इलनेस है, मैं सोचता हूं कि इस पेशेंट में इनमें से कुछ हो सकता है, इनमें से कुछ, राइट। लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि फ्लू होगा, क्योंकि फ्लू साल में एक बार होना अनिवार्य है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्लू के अलावा कुछ और हो सकता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके हार्ट में होल है, राइट। हार्ट में होल है, जेनेटिक कंडीशन होती है, और उस जेनेटिक कंडीशन का कई बार पूरे जीवन भर पता नहीं चलता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जस्ट आपको समझाने के लिए, कि हार्ट में चैम्बर होते हैं, और चैम्बर में एक जगह गंदा खून, एक जगह अच्छा खून ऐसे दौड़ता है, लेकिन दोनों चैम्बर के बीच में जो वॉल है उसमें अगर छेद हो जाए तो दोनों खून मिक्स हो जाता है, गंदा और अच्छा वाला, और मिक्स होने के बाद दोनों मिक्स हो जाएगा तो लंग्स में जोर पड़ेगा और उससे, राइट, निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉडी एक भी होगा। तो निमोनिया हो गया, बॉडी है, टेम्परेचर है, तो आज की तारीख में अगर ऐसा पेशेंट आ जाए जिसके एक्चुअली हार्ट में होल है, उसको निमोनिया हो गया और बॉडी पेन हो गया, अब वो हॉस्पिटल जाएगा तो हॉस्पिटल वाला क्या बोलेगा? सबसे पहले कोविड टेस्ट कराओ। कोविड टेस्ट में पॉजिटिव कैसे आता है आपने देखा ही। अब जब पॉजिटिव आया तो उसका इलाज हार्ट के होल का होगा या कोरोना का होगा? बस गए काम से यहाँ तो, है ना। तो लोग बोलते हैं मरते कैसे हैं पेशेंट?
तो कोविड से या कोरोना से मरते हैं या ट्रीटमेंट से मरते हैं, अगर ये सवाल आपके दिमाग में है तो उसका जवाब ये है कि जैसे ही आप में से कोई भी आज से पहले भी टेम्परेचर बढ़ा, और अभी तो पक्का ही क्योंकि अभी पैनिक ज़्यादा है, आप इमीडिएटली दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंजरस दवाई का खिताब जिस मेडिसिन को मिला है वो मेडिसिन आप लेते हैं, एंड उस मेडिसिन का नाम है पैरासीटामोल, राइट। उस ये एक लौता सा मेडिसिन है जिसको सबसे डेंजरस मेडिसिन का खिताब मिल चुका है ऑलरेडी ऑफिशियली, क्योंकि ये जितना डैमेज करता है बॉडी को इंस्टेंटली, इतना डैमेज कोई और मेडिसिन नहीं करता है। मेडिसिन सारे डैमेज करते हैं, धुआंधार डैमेज करते हैं, लेकिन उनमें भी जो खिताब जीता है वो है पैरासीटामोल, जो कि आप सबसे लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, छोटे बच्चे को भी देते हैं, राइट। और लीवर फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण है, लीवर फेलियर के बहुत सारे कारण हैं, राइट, लेकिन अमंग ऑल द रीजन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लीवर फेलियर का इस दुनिया में, उसके किसका है? पैरासीटामोल का है। तो ये तो सोचते भी नहीं है लेने से पहले, और हॉस्पिटल में जाएंगे अगर वहाँ एडमिट होंगे तो वो बड़ा हाई डोज में देते हैं, वेरी वेरी हाई डोज, राइट। तो अगर किसी दिन लिवर फेल हो गया जो कि होता है, किडनी फेल हो गया जो कि होता है, तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने ये एक्शन किया, ये रिजल्ट आया, ना तो कोई आपको बताएगा ना आप खुद रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज आपने कभी भी सस्पेक्ट नहीं किया पैरासीटामोल को, आपने सस्पिशन था ही नहीं, आप लगते हैं कि ये तो अमृत है, इसका कोई कनेक्शन नहीं। तो देखिए, जो आपको बताया जा रहा है और जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहीं पे ये डेविडसन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन 23rd एडिशन ले लें, या इसका 20th एडिशन से मैंने ये पैराग्राफ निकाला है, और ये दोनों पैराग्राफ में क्या लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है कि एंटीबायोटिक लेने से या पैरासीटामोल लेने से, एंटीबायोटिक लेने से आपको फीवर में फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो लिखित में वो तो ये है, लेकिन जो प्रैक्टिस में है ये इसका उल्टा है, राइट। प्रैक्टिस में जो ओरली डॉक्टर देते हैं वो इसका अपोजिट है, तो रिजल्ट तो अपोजिट ही आएगा ना फिर। अब अगर किसी को डेथ हो गया, किसी की लीवर फेलियर हो गया, किडनी फेल हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पैरासीटामोल की वजह से हो गया, हम तो बोलेंगे कोरोना से मर गया वो तो, राइट, हम तो यही बोलेंगे ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने एक्सपर्ट्स को सिखाता हूँ कि फर्स्ट डू नो हार्म, यही तो पहला नियम है ना ठीक करने का किसी को, सबसे पहले तो आप उसको नुकसान नहीं करो। तो यहाँ तो हम बात ही नुकसान शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि हम नुकसान ना करें और पेशेंट ठीक भी हो जाए। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल जो हमारे सारे एक्सपर्ट करते हैं, वो प्रोटोकॉल अगले स्लाइड में, एक्चुअली वो करते क्या प्रोटोकॉल है वो मैं बता रहा हूँ आपको। दैट इज वेरी सिंपल, कि अगर उसका फीवर है, वी डू नॉट नो फीवर का कारण क्या है, पोटेंशियल कारण क्या है वो हम सोच सकते हैं, कारण क्या वी डू नॉट नो, तो हम कोई दवा तो दे नहीं सकते। तो हम ऐसा कुछ करें कि फीवर बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और 3 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाए। जो भी कारण है, वो कारण हार्ट में होल है मान लो, तो हार्ट में होल है, और होल जब 20 mm से नीचे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20 mm से नीचे हो, यानी कि 2 सेंटीमीटर से नीचे नीचे है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, नॉर्मली टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, यानी कि उसकी ज़िंदगी नॉर्मल रहेगी। लेकिन बिकॉज ऑफ समथिंग, उसके लाइफस्टाइल की वजह से या किसी वजह से, जब वो 20 mm से ऊपर हो गया, 22 mm फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ एक स्पेसिफिक पेशेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे अजमेर के पेशेंट हैं, तो अब सारे सिम्टम आने लगेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं कि उस दिन होल आ गया, उस दिन होल थोड़ा बढ़ गया, लेकिन जब आप इस डाइट में रखेंगे 3 स्टेप फ्लू डाइट फॉर फर्स्ट 3 days, और उसके बाद फॉर 14 days DIP डाइट माइनस प्लेट 2 प्लस टर्मरिक, टर्मरिक के बारे में हमारे तुमानी जी बताएंगे और आगे, तो तब उसका विद इन 21 days वो 2 mm जो होल बढ़ गया था वो धीरे धीरे श्रिंक होगा, और जैसे वो 2 सेंटीमीटर से नीचे आएगा उसका फीवर चला जाएगा, राइट। हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि फीवर चला गया है, बट हमें ये नहीं पता चलेगा कि अंदर बॉडी के क्या हुआ, बिकॉज हमने अंदर झांक के देखा नहीं। तो हमारे ज़्यादातर 90% पेशेंट ऐसे हैं जो 3 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। 3 दिन में रिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब वो फ्लू ही था, वायरस ही रिस्पॉन्सिबल है। कई बार 7 दिन लगता है, इसका मतलब कोई बैक्टीरियल कॉज भी हो सकता है। कुछ बार 14 दिन से लेकर 21 दिन लगता है। तो हम समझ जाते हैं, कभी बताते नहीं उस पेशेंट को कि भाई आपके बॉडी में कोई ट्यूमर था, आपके बॉडी में कोई होल था, कोई और चीज़ थी जो अदरवाइज बहुत सीरियस थी, अगर आप हॉस्पिटल चले जाते तो, लेकिन अब रिजॉल्व हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्या, रिजॉल्व होना। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक इतनी भयंकर चीज़ जैसे ब्लड कैंसर नाम सुनते लगा कि वो पेशेंट तो जिंदा रह नहीं सकता। मेरे पास पेशेंट है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पेशेंट हैं जो अदरवाइज हॉस्पिटल जाते तो 3 महीने में उनका एम्स का रिपोर्ट है, पहले का रिपोर्ट, अभी का रिपोर्ट, और अभी जिंदा रहे भी 5 साल हो गए हैं, बिल्कुल हेल्दी है। तो मैं शेयर कर सकता हूँ जो शेयर, वो उसको शेयर करने के लिए किताब मैंने लिखी थी उसके ऊपर, वाई द मोर्टलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गो ऑन स्ट्राइक। इसके दूसरे चैप्टर में पूरा मैंने केस स्टडी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं उसको जाके। तो तब भी
उनको डाइट इसी तरह का दिया था। तो एक ऐसा डाइट जिस डाइट में बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट है, हमें नहीं पता वो ट्यूमर था, वो ब्लड कैंसर है फॉर ए पेशेंट, बिकॉज हम उस तरह के डायग्नोसिस तो है नहीं हमारे पास, हमारे एक्सपर्ट्स के पास, ना ही पेशेंट के पास। लेकिन हमें ये पता है कि उसके बॉडी ठीक नहीं है और बॉडी में तभी इंडिकेशन आ रहा है फीवर का। तो फीवर होते ही, ये एक टिप मैं आपको दूं, जैसे ही फीवर होगा आपको 3 स्टेप फ्लू डाइट में पेशेंट को डाल देना है। इस बात की चिंता नहीं करनी कि कॉज क्या है, क्योंकि फीवर के हजारों कॉज होते हैं। बैक्टीरियल कॉज होता है, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज हो सकता है, लाइफस्टाइल डिजीज कॉज हो सकता है, उसमें भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। अगर आप कॉज ढूंढने लग जाएंगे तो आप कभी भी एंड अप नहीं कर पाएंगे। इमीडिएट ट्रीटमेंट पे आपको जाना है, एंड दैट इज वेरी सिंपल, जो मैंने आपको अभी बताया 3 स्टेप। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब ऐसा हम पेशेंट को करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, तो कई बार जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन होता है, कोमॉर्बिड कंडीशंस होते हैं, डायबिटीज भी है, हार्ट डिजीज भी है, वो बूढ़े भी हैं और नहीं ले पा रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ ही नहीं है ना, सांस नहीं ले पाएंगे तो। सर, हम जब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। और जब हम देखते हैं कि हमारे सामने पेशेंट है या हमारा रिश्तेदार है, सांस नहीं ले पा रहा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कभी मर सकता है, ये तो बहुत दुखदायी बात है। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो चटाई ले, कि ऐसे में हम क्या करते हैं और क्या करना और क्या नहीं करना है। सिर्फ 1 मिनट की बात है तो हम उसके ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन कि 50,000 पेशेंट देख लिए, एक भी नहीं मरा, राइट? जबकि हॉस्पिटल में ये वेंटिलेटर लगे हुए हैं, लाखों रुपए के लगे हुए हैं, राइट? वो भी लो। एक इंपॉर्टेंट बात, मान लो कोई पेशेंट है, वो पेशेंट को सांसें नहीं आ रही, जब तो वो पेशेंट खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो उसकी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। जब तो वो बैठा है, ठीक, जब बैठा है ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी, राइट? तो ये 2 पॉस्चर है जिसमें ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। तो इन दोनों पॉस्चर में पेशेंट को रखना नहीं। एक तीसरा पॉस्चर है, आई जस्ट शो यू। जब वो पेशेंट लेटा हुआ है लाइक दिस, ऊपर देख रहे हैं ना, तो हार्ट है ये ऊपर है और लंग्स उसके नीचे हैं। ऐसे में उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो 20% कम हो गई, क्योंकि हार्ट ने उसको दबा दिया। और अब ब्रेथलेसनेस अभी भी बढ़ेगी, अभी भी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। ये सारे पॉस्चर है ब्रेथलेसनेस बढ़ने की। तो ऐसे में उस पेशेंट को अगर हम प्रोन वेंटिलेशन में रखते हैं, प्रोन वेंटिलेशन, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आधे घंटे के अंदर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 2% बढ़ जाएगा। और 1-2 घंटे में वो बोलेगा अब मैं कंफर्टेबल हूँ, और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन आप देखेंगे कि नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। एवरी टाइम, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कभी आएगा कभी नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ एवरी टाइम आएगा। किस में रखना है आपको? प्रोन पोजिशनिंग, प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं इसको। प्रोन वेंटिलेशन क्या होता है? वेरी वेरी सिंपल, दिस यू कैन सी, ऐसे आ, और पैरों के नीचे आपने ये पिलो आपने डाल दिया, और ऐसे। अब जब ऐसे है, आप ऑक्सीमीटर लगाइए उसके हाथ में और आप चेक करते रहिए हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, और आप हैरान हो जाएंगे कैसे 1 घंटे के अंदर वो मिरेकल हो जाएगा कि भाई नॉर्मल हो गया था। वेंटिलेशन का यही मतलब है। अब इसके अलावा जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है जिसकी बात आप करते हैं, वो एक मौत का सामान है, वो एक व्यापार करने का सामान है। अच्छा, ये जो मैंने पोजीशन बताया, क्या इसको मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूं कि आज के बाद ऐसे कोई लेटेगा तो मुझे पैसा देना, वो मुझे पैसा देगा तभी ऐसा लेटना अलाउड है? आई कैनॉट पेटेंट दिस पोजीशन, राइट? मैंने आपको बता दिया, आपने किसी को बता दिया, इसका व्यापार नहीं हो सकता। तो ये 1970 में यूज होता था और इसमें 1 घंटे में प्रभाव आ जाता हर बार। हमारे पास तो कितने डेटा है, राइट? लेकिन अब क्या किया कि इस वाले मेथड को हाइड कर दिया, उसकी जगह ले आए मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो कि अपने आप में इतना ज़्यादा डेंजरस है। हमारे डॉक्टर के.वी. तुमाने जी हम बताएंगे कि उन्होंने अपने पिछले 35 साल के करियर में एक भी इंसान को वेंटिलेटर से बाहर आते हुए, जिंदा आते हुए देखा नहीं। तो आपका कोई दुश्मन भी हो ना, तो भी उसको वेंटिलेटर के लिए ना बोलो, लेकिन प्रोन वेंटिलेशन के लिए उसको बोल सकते हैं। आपको 1 घंटे में रिजल्ट दिखेगा। अब क्या है कि जब वो लेटा है, ही इज वेरी वेरी कंफर्टेबल 1 घंटे बाद, लेकिन जैसे ही वो उठेगा, ऐसे बैठ गया, तो दोबारा से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन पहले से भी ज्यादा डिप कर जाएगा। गेट इन द पॉइंट? तो पहले तो आखिर में 75 तक आ रहा था, लेकिन अब एकदम डिप कर जाएगा, 70 पे आ जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एन मौके पे पैनिक ना हो, राइट? तो ऐसा होगा, तो इससे बचना है उसको, राइट? वी हैव टू प्रोटेक्ट कि ऐसा ना हो। वो सोचेगा मैं ठीक हो गया हूं, अच्छा मैं चलता हूं टॉयलेट, टॉयलेट जाएगा ना वो, और टॉयलेट जाते ही एकदम वो गिर पड़ेगा, या मैं बैठता हूं, या मुझे खाना है, या मुझे मैं ऐसे थक गया। बीमार इंसान ऐसे, या कोई भी इंसान ऐसे लंबे समय तक नहीं रह सकता,
हर 1 घंटे में उसको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। इस पोजीशन पे आप लेट के देखिए, थोड़ी देर बाद आपको पेन करने लगेगा, राइट। तो ऐसे में क्या करना है कि उस पेशेंट को ब्रेक भी देना है, लेकिन ब्रेक देने के लिए उसको खड़ा करेंगे, उसको बिठाएंगे या उसका पोस्चर चेंज कर देंगे तो दोबारा ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप हो जाएगा। तो ऐसे में वेरी वेरी सिंपल, एक चेयर ऐसे में 2 तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दो, जितनी देर वो खा रहा है, जितनी देर जा रहा है, बार बार ऑक्सीजन दो, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर फिर व्यापार। ये चाइनीज फैन 200 रुपये का आता है, इंडियन भी आता है, राइट। तो इस तरह का फैन लिया ऐसा, और उसको ऐसे लगाया करीब 6 इंच दूर, और उसको इस पोस्चर पे, ये जो पोस्चर है और ये फैन है, तो अब ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका नीचे तो जाएगा लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगा। एटलीस्ट खाना खाना है, पानी पीना है, तब तक रहेगा, राइट। तो ये पोस्चर है, खड़े होना उसको तो ये झुक के, दिस इज द पोस्चर, राइट। इस पोस्चर पे ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, झुकेगा तो प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट वो पोस्चर इसलिए चेंज करना जरूरी, क्योंकि उस पोस्चर वो रह नहीं सकता, दर्द करेगा। अच्छा, पोस्चर तो ऐसे कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि प्रोन वेंटिलेशन भी लगा दिया, साथ में फैन भी लगा दिया। ये लगता है ये तो बचपना है यार, ये कैसे हो सकता है। कभी कभी चीजें इतनी सिंपल होती हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता इससे कुछ हो जाएगा, राइट। तो आप जो बुक है जो आज लॉन्च हुई है, या जो इंग्लिश एडिशन लॉन्च हुई, उसमें मैंने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इसके भी और प्रोन वेंटिलेशन के सारे डाले हुए हैं, ऑथेंटिक ट्रायल। आप उसको रेफरेंस को देख सकते हैं। और उस ट्रायल में देखा गया कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में कि आधे पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया और आधे पेशेंट को सिर्फ ये पंखे से दिया गया, स्ट्रीम ऑफ एयर। तो जिनको पंखे से दिया गया उनको उनमें इंप्रूवमेंट जल्दी पाई गई विदाउट एनी साइड इफेक्ट, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपका बॉडी ऑक्सीजन के लिए डिजाइन नहीं है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं? व्हाट यू आर ब्रीदिंग इन, इट इज नॉट ऑक्सीजन। आपकी गाड़ी डीजल की है, डीजल खत्म हो गई, मैं बोलूं मैं जेट फ्यूल डाल देता हूं उसमें और बढ़िया तेल है, आप मानेंगे क्या? और महंगा है, नहीं मानेंगे ना, बिकॉज योर कार इज डिजाइन फॉर डीजल, राइट। योर कार इज डिजाइन फॉर एयर, नॉट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों दे रहे हो भाई आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपके बॉडी को ज्यादा एयर की जरूरत है, तो एयर दीजिए। आप गहरी गहरी सांसें लीजिए, डॉक्टर विवेक जी बताते हैं, और साथ में आप ये वाले पोजिशनिंग में बैठ जाइए या प्रोन वेंटिलेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स is the only thing is the which can at least bring back the breath, right। सांसें वापस ला सकती हैं, लाती हैं, बड़ा आराम से लाती हैं, राइट। लेकिन ये चीज़ों को हाइड करके हमने तो 50,000 वेंटिलेटर खरीद लिए, तो उसमें क्या है कि अगर बोलें कि भाई इस पोजीशनिंग के लिए हमने इसमें तो कुछ बिजनेस है ही नहीं, राइट। तो अगर तो आपकी चिंता है तो इस चीज़ को प्रमोट करना है ना। अगर आपको किसी की चिंता, किसी को कि आपको ये करना है, राइट। और इससे अगर इसी से हमने लोगों को बचाया। हमारे पास जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले आए हैं वो बहुत खतरनाक लोग आए हैं, 87 ईयर ओल्ड मैन हैविंग मेनी डिजीज टुगेदर, तो वेरी डेंजरस सिचुएशन, लेकिन इट वर्क्स एवरी टाइम। इसीलिए हमने पूरा बुक लिखा ताकि आप उसको ध्यान से पढ़ के समझ सकें, आप अपना कंक्लूजन निकाल सकें। आप हमारे एक्सपर्ट से भी मिलें, जो 15 एक्सपर्ट यहाँ पे अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि ये कितना मिरेकल तरीके से ऑल दिस थिंग्स वर्क्स, राइट। सो तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि 3 स्टेप फ्लू डाइट प्लस DIP डाइट एंड इमरजेंसी हम कैसे हैंडल करते हैं, वेरी सिंपल जो मैंने बताया, एंड दिस इज द ओनली वे, राइट। तो अब जो नए हैं, जो मुझे नए सुन रहे हैं स्पेशली यूट्यूब वगैरह में, तो ये 3 स्टेप फ्लू डाइट क्या है, DIP डाइट क्या है, ये अभी कवर नहीं करूंगा बिकॉज काम ज़्यादा है, टाइम बहुत कम रह गया है। लेकिन आप इसके बारे में जानेंगे vishru.com/cureme। इसमें 10 वीडियो मैंने डाले हैं, इन 10 वीडियो को देखेंगे तो आपकी सारे जो क्वेश्चन है, DIP डाइट क्या है, फ्लू डाइट क्या है, इस तरह के सारे क्वेश्चन के सवाल मिल जाएंगे। ये 10 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाला था, वो चैनल ही उड़ा दिया। फेसबुक में डाला था, फेसबुक ब्लॉक कर दिया गया, 1 महीने बाद आज खुला है, राइट। तो ये भी कभी भी ब्लॉक हो सकता है। तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन है जो भी आपको और बताने जा रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन से किसी का बिजनेस एक दिन में बंद हो सकता है, अगर ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँच गया तो, राइट। तो आप बुक में भी ये पढ़ सकते हैं या आप डाउनलोड करके वीडियो में भी इसको देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोन वेंटिलेशन। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है पेशेंट के साथ, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106 तक पहुंच गया। वो फोन कर रहे हैं आधी रात को कि 106 तक पहुंच गया, हम क्या करें, मेरे पास पैरासिटामोल है, ले लें, क्या लगता है हमारा व्हाट शुड बी आवर आंसर? नो।
राइट। वो 106 पे भी वो जहर है तो जहर ही है, राइट। पहले तो 106 बॉडी में, इसका मतलब कि वायरस का बहुत स्प्रेड बढ़ रहा है तो बॉडी ने उसको ओवरकम करने के लिए अपना टेम्परेचर और बढ़ा दिया। तो बॉडी का टूल है वो, उसको ऐसे नहीं करना है। तो लेकिन उसको घटाना भी है। तो घटाना कैसे है? वेरी सिंपल अगेन, कि हम पेशेंट को ऐसे लिटा देते हैं एंड जैसा आपको देखा है आपने बचपन में भी कि टॉवल को सोक करके ठंडे पानी में फिर पैरों में रैप करा दिया या छाती के ऊपर रख दिया या पूरे बॉडी में रैप करा दिया। इस तरह की इंटरवेंशन करते हैं एंड मैं आपको बता सकता हूं कि इट टेक्स 15 मिनट्स 1 डिग्री कम करने के लिए। 15 मिनट के बाद या तो 1 डिग्री कम हो जाएगा या पेशेंट कांपने लगेगा। कांपने का मतलब है कि बॉडी चाहती नहीं कि टेम्परेचर घटे तो छोड़ दो, राइट। कांपने का मतलब, राइट। अगर पसीने आने लगे यानी कि बॉडी चाहती है कि टेम्परेचर कम हो, तो फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे लाइफ आसान हो सकती है और पैनिक खत्म हो सकता है, और ये तो आता ही रहेगा। और ऐसे में अगर आप ले लेंगे पैरासिटामोल, एंटीपायरेटिक दवाइयाँ, तो उस वक्त तो आपका टेम्परेचर घट जाएगा, बट आपने अपने किडनी में, अपने लीवर में क्या गड़बड़ कर दिया ये आपको 1 साल बाद पता चलेगा एंड यू विल नेवर बी एबल टू रिलेट। इसीलिए एक मकसद मेरा ये भी आज के इसका कि मैं बहुत स्ट्रांगली एम्फेसाइज करूं, कुछ भी हो जाए अपने घर में पैरासिटामोल नहीं रखना है, कुछ भी हो जाए, राइट। क्योंकि वो आपको सिर्फ खराब कर सकता है। मैंने एविडेंस के तौर पे अपने टेक्स्ट बुक का रेफरेंस भी दे दिया है कि आप टेक्स्ट बुक का रेफरेंस आइए जो ये बोलते हैं कि पैरासिटामोल से कुछ फायदा हो सकता है, ऐसा मिलेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 इमरजेंसी हमारे पेशेंट्स को आती है या आई है और उसको हमने बड़ा ही आराम से हैंडल किया, और आप भी कर सकते हैं हैंडल, राइट। तो 2 ही चीज होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी जब चाहती टेम्परेचर बढ़े तो शिवरिंग होगी, और बॉडी जब चाहती टेम्परेचर घटे तो स्वेटिंग होगी, राइट। तो जब स्वेटिंग होने लगे समझ जाओ कि अब बॉडी चाहती नहीं कि और टेम्परेचर बढ़े, तो बॉडी इज डूइंग इट। बॉडी आपको ऑलरेडी करके दे रही है, आपको बीच में टांग नहीं अड़ाना है अपना। आप DIP डाइट पे हो, वो फ्लू डाइट पे हो, प्लस आपने थोड़ा बहुत अपना इंटरवेंशन कर लिया, कंफर्ट दे दिया, दैट इज ओके। उसके अलग से कुछ करेंगे तो आप खुद ही अपने गड्ढा खोद रहे हैं, राइट। तो जो भी चीजें दवाइयां हैं या एंटीबायोटिक्स हैं उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, उसके पीछे का साइंस देखेंगे वो साइंस तो मना ही कर रहा है, राइट। तो मैं हूं या हमारी टीम है, हम कोई मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस के रूल जो फॉलो नहीं करते हैं बस वही बोल रहे हैं हम कि फॉलो तो करो जो रूल्स है, और रूल्स यही कहता है कि एंटीबायोटिक दीज थिंग्स कैन बी डैमेजिंग, शुड नॉट बी टेकन स्पेशली इन केस ऑफ फीवर। अब देखिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे समझाने के लिए। गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, ये भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। लगता है अब स्टोन हो गया, अब तो कोई चारा नहीं है, अब तो आपको सर्जरी से उसको निकालना ही पड़ेगा। तो जिस तरह से साइकिल की चेन उतर गई, अब कोई चारा नहीं, क्योंकि साइकिल की चेन लगाते कैसे पता नहीं है, फिर आपको बता दिया आपको धक्का लगाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से गॉल स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, उसका फॉर्मूला इतना सिंपल है, 2 रुपए का, और क्योंकि वो पता नहीं है और उसको छुपा के रख दिया है, और जो भी हम जैसा आप जैसा बताना चाहता है तो उसको कट कर दो, राइट। यूट्यूब उड़ा दो, फेसबुक उड़ा दो, या बोल दो ये तो झूठ है, हो नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, व्हाट वी डू, डॉक्टर बीबी से गोयल सर से हमने राय ली, और उसके बाद हमने उस राय को इम्प्लीमेंट किया, और हमारे तो सारे पेशेंट्स उसके बाद जो गॉल स्टोन वाले हैं, किडनी स्टोन वाले, उनसे हम पूछते रहते हैं, तो उसके बाद उनको पेन नहीं है। हम नहीं बोलते जाके देखो कितना साइज है, वी डोंट वांट दैट। पेन नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो साइज छोटा हो चुका है या स्टोन गायब हो चुका है, राइट। तो उसके लिए ये है, आप देखिए कुल्थी का दाल, राइट। आके भी ले सकते हैं चाहे तो, थोड़ा सा जिनको चाहिए, जिनको नहीं समझ आ रहा है क्या है, राइट। ये है कुल्थी का दाल। तो ये है गॉल स्टोन का जो इंडस्ट्री है वो इस पे बेस्ड है। इसको अगर सामने रख दो, इंडस्ट्री आज ही फेल हो जाएगी। जो किडनी स्टोन, गॉल स्टोन के पीछे जो सर्जरी का जो व्यापार है वो खत्म हो सकता है अगर ये जो मैं बता रहा हूं ये आप सामने ले आओ तो। और वो ये कि जो पेशेंट है उसको, जैसा सर आपने बताया था कि जो पेशेंट है, आप 100 ग्राम कुल्थी का दाल लो और 2 गिलास पानी डालो, उसको तब तक उबालो जब तक कि वो 1 गिलास ना हो जाए। फिर छान लो वो पानी को, आधा पानी सुबह पीना है, आधा गिलास शाम को पीना है, सुबह वाला खाली पेट पी लो, प्लस DIP डाइट माइनस प्लेट 2। ये मुश्किल है कि हमें इतने रिस्ट्रिक्शन करके वाला खाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये तरीका है। रात दिन की आपका गॉल ब्लैडर निकाल ले, और किडनी स्टोन जितनी बार आप निकालेंगे उतनी बार स्टोन बनेगा, ये आपको पता ही है। यानी कि आप परमानेंट ग्राहक बन गए ना, और जितनी बार आपकी सर्जरी होती है, आप ओरिजिनल तो है ही नहीं आपका, राइट।
जिस पैक्ड फॉर्म में भगवान ने आपको भेजा था वो पैकिंग आपने खोलने की कोशिश की, वो भी एक ऐसे टेक्नीशियन से जो मैकेनिक ही नहीं है, राइट। एक टीवी आपका खराब हो गया, आपने बच्चे को दे दिया टीवी ठीक करके देखना, तो वो तो कैसे ठीक करेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ना। तो पैकिंग, यू आर पैक्ड, तो पैकिंग को खोलना नहीं है, कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज प्लस DIP डाइट माइनस प्लेट 2। इफ यू कैन डू इट, इट टेक्स अबाउट 1 month's टाइम टू गेट ए रिलीफ फ्रॉम द पेन। अब पेन नहीं हो रहा मतलब वो पेन थ्रेशोल्ड से कम साइज हो गया है, ये पक्का है। कितना कम हुआ? 1 mm, 2 mm, इतना फर्क पड़ गया। अब धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, वो डिजॉल्व होते 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 अपने टाइम पे डिजॉल्व होगा, होने दो डिजॉल्व। हम कौन सा स्टोन को पकड़ के बैठे, हम तो अपना सारा काम कर रहे हैं ना। तो इतनी छोटी सी बात है, इसके ये ना करके जो हम सर्जरी करते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो किडनी स्टोन निकाल दिया, मेरा मैच छुट्टी पा गया। लेकिन स्टोन बन क्यों रहा है? वो जो कॉज है, उस कॉज को तो हटाया नहीं अपने। तो कुछ दिन बाद स्टोन दोबारा बढ़ता ही रहेगा, आपको पता ही है, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि आपका जो जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा इंसान जिसके बॉडी में दर्द हो, जो बीमार हो, वो जिंदगी कैसे एंजॉय करेगा, राइट। तो ये जो चीज है ये पेटेंटेबल नहीं है। इसकी दिक्कत ये है कि इससे बिजनेस नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि आज से कुल्थी का दाल मैं ही बेचूंगा या ये फॉर्मूला देने का हक मुझे ही है, अगर ऐसा कोई नियम बन जाए तो सब लोग प्रमोट करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नियम है नहीं, राइट। जिस चीज का व्यापार नहीं बन सकता, वो कितना भी मिराकुलस क्यों ना हो, वो लोगों तक पहुंच नहीं सकता। यही आज का सच है। दिस इज द ट्रूथ, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हमें धन्यवाद। हमें इसी चीज को बदलना है, उसके लिए हमने आज का दिन चुना है कि हमें सच को लोगों तक पहुंचाना है। और सच को पहुंचाने के लिए हमें कोई टीवी की जरूरत नहीं है, हमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। याद कीजिए, आज से करीब हम लोग स्कूल में जाया करते थे, एक दिन ऐसा खबर आया कि भगवान गणेश जी दूध पिएंगे आज। याद आ रहा आपको कुछ लोगों को? हाँ, और पूरे देश ने दूध पिलाया। तब कौन सा इंटरनेट था, तब कौन सा व्हाट्सएप था, कौन सा अखबार आपने फोन करके, कौन सा फोन था। लेकिन आप जानते हैं वर्ड ऑफ माउथ की जो ताकत होती है, आपने वो देखा है पास्ट में, जितने स्पीड से पूरे देश ने दूध पिलाया, जितनी स्पीड से, उतने तो इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, किससे उतने तेजी से फैलेगा बताइए। तो आप अगर दिल से चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे, तो वो जो दिल की आवाज है वो तो पहुंचा ही देगी, राइट। तो बस इतना ही करना है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे वो फीवर हो, चाहे हार्ट में होल हो, हार्ट में होल है, कैंसर है, ये बड़ी बड़ी बीमारी मानी जाती है जिसके बहुत छोटे छोटे सोल्यूशन हैं और हर बार हैं, विद एविडेंस है, राइट। या फिर कार्डियक अरेस्ट हो, कार्डियक अरेस्ट, ये अब जो बताने जा रहा हूं, ये लाइफ सेविंग हो सकती है। बिकॉज लाइफ के एंड में हम सब में, सभी जब मरेंगे, अल्टीमेटली द लास्ट थिंग इज द कार्डियक अरेस्ट, राइट। होना ही होना है। कार्डियक अरेस्ट क्या है? देखिए, पहले तो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट इज नॉट हार्ट अटैक एंड हार्ट अटैक इज नॉट चेस्ट पेन। ये इसका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, हार्ट अटैक क्या है? जहां जहां रेड मार्क है वहां वहां दर्द है, राइट। ये जो दर्द है, जो हार्ट अटैक वाला पेन होता है, वो ऐसा कुछ होता है, जहां जहां आप देख रहे हैं, यहाँ अगर दर्द हो रहा है तो उसको बोला जाता है कि ये हार्ट अटैक वाला पेन है, राइट। अब एक बात ये समझना है, अगर 20,000 लोगों को ऐसा दर्द हो रहा है एक दिन में, 20,000 लोगों को में से एक्चुअली उन 20,000 में से अगर 20,000 लोगों वाला पेन हो रहा है, तो उसमें से सिर्फ 300 लोग ही ऐसे होंगे जिनको एक्चुअली हार्ट अटैक हो। रहा है, बाकी लोगों को वो पेन हार्ट अटैक वाला दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली हार्ट अटैक की वजह से पेन नहीं है, ना ही हार्ट अटैक है उनको, राइट। उनको कोई स्टमक की प्रॉब्लम है, GERD जिसे बोलते हैं, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। उसमें भी एग्जैक्टली वैसा ही फीलिंग आती है जैसा हार्ट अटैक में आता है। तो और उस जो 300 लोगों को हार्ट अटैक आया रियलिटी में वाला पेन, उसमें से जो मरेंगे 10%, दैट इज अबाउट 30, यानी कि 20,000 में से वो 30 लोग मरने वाले हैं और वो 19,970 लोग जिंदा ही रहेंगे, 19,970। अब जरा सोचिए, 20,000 लोग जब हॉस्पिटल रिपोर्ट करेंगे विद दी सिम्टम, डॉक्टर क्या बोलेगा उसको? क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक के जितने प्रोटोकॉल शुरू हो जाएंगे,
हाँ, इनका एंजियोग्राफी कराओ, इनको एंजियोप्लास्टी कराओ, क्योंकि इस वक्त अगर मेरा एंजियोग्राफी कराएंगे तो मेरे बॉडी में 2-4 तो ब्लॉकेज मिल ही जाएंगे, राइट? तो दैट डज नॉट मीन दैट आई एम इल हेल्थ, दैट इज हाउ इट इज, राइट? बॉडी कोई फैक्ट्री से बनी हुई एक प्रोडक्ट नहीं है जो बिल्कुल स्पेसिफिक स्पेसिमेन की तरह होगी, उसमें उतार चढ़ाव होंगे, दैट इज हाउ वी आर यूनिक, राइट? बट दैट शुड नॉट बी द बेसिस कि मैं बीमार कोई नहीं हूं। तो अब वो बोल देंगे देखा ये होल पकड़ा गया, यहाँ पे ब्लॉक पकड़ा गया था ना और आपको दर्द भी हो रहा है तो इसकी वजह से ये है, कनेक्ट कर दीजिए, जबकि कनेक्शन है नहीं, राइट? देखिए, को रिलेशन होना, को एग्जिस्ट करना और उसका वजह से होना दो डिफरेंट बातें हैं, समझ रहे बात, राइट? कि वो बाई चांस वो ब्लॉकेज भी था और आपको दर्द भी हो रहा है तो बताए ये जो ब्लॉकेज है ना इसी से वो दर्द हो रहा है, ये साबित नहीं हो रहा, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे ही किसी को हार्ट अटैक वाला पेन होगा, या जिसे बोला जाता है प्रेवलेंटली कि ये हार्ट अटैक वाला पेन होता है, वो नॉलेज से वो जाएगा डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक हो गया, वो भी बोलेगा आपको हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक के सारे प्रोटोकॉल शुरू कर देगा, प्रोटोकॉल खत्म हो जाएंगे, एंजियोग्राफी भी हो जाएगी, एंजियोप्लास्टी भी हो जाएगी, लेकिन दर्द वहीं का वहीं होगा, राइट? दोबारा से वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि वो तो वजह थी ही नहीं, राइट? और ऐसा ही होता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो 20,000 लोग हैं हर दिन, आप याद रखिए जो आंकड़े ये कहते हैं कि 100 लोग अगर हॉस्पिटल जाते हैं 100 में से 1% लोग सिर्फ इस पेन की वजह से जाते हैं, एंड दैट इज अ ह्यूज बिजनेस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व इट? दो ही चीज हो सकते हैं, मोस्ट लाइकली इट इज अ पेन रेडिएटिंग फ्रॉम स्टमक, स्टमक की वजह से है पेन, तो इमीडिएटली आप कोई ऐसा चीज नहीं कर सकते जिससे पेन इमीडिएटली रिलीफ मिल जाए। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि स्टॉप ईटिंग फूड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, स्टॉप ईटिंग फूड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, जो है वो निकल जाने दो, और उसके बाद जब खाएंगे, राइट, तो 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल एक वीडियो है, वो वीडियो आप देखेंगे तो क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है कि नहीं खाना है, कब खाना है, वो सारा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर हार्ट अटैक का पेन है तो 99.9% चांस है कि वो हार्ट अटैक का पेन लग तो रहा है लेकिन वो स्टमक से आ रहा है। अगर तो स्टमक से आ रहा है तो हार्ट को ठीक करके कुछ होगा, तब तो स्टमक को ठीक करना पड़ेगा ना। स्टमक को कैसे ठीक करें? 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल से। वो कहाँ पे मिलेगा? wishru.com/cureMe, उसमें पूरा प्रोटोकॉल 1 घंटे का वीडियो है, उसको देख लीजिए, तो वो आपको करना पड़ेगा और वो पेन सहना पड़ेगा 1 दिन के लिए। भाई आप ही ने किया, अपने बॉडी को गड़बड़ तो सहेंगे भी तो आप ही ना। लेकिन तब अगर जल्दी में आके आपने कुछ इस तरह का इंटरवेंशन कर लिया कि पेन किलर ले लिया, तो आप अपने आप को और मारने की कोशिश कर रहे हो। तो ये है। लेकिन कहीं अगर वो वाकई में अगर हार्ट अटैक हुआ तो उस 30 में अगर आपका नाम हुआ तो फिर तो आप गए ना। हाँ, कि आप सोचेंगे मैं उस सेमिनार में चला गया, उनकी बात मान गया, मेरे तो सीधा ऊपर ही चला गया, ठीक है ना। ये भी चांस हो सकता है वो 30 लोग भी ये सोच के बैठे कि मेरा भी हार्ट अटैक नहीं है, मेरा भी स्टमक है और मैं स्टमक प्रोटोकॉल कर रहा हूं। ऐसे में क्या करेंगे कि ये मान के चलते हैं हो सकता है हार्ट अटैक हो, 1% चांस है और आप उन्हीं 1% में हो। वेरी सिंपल, फॉर दैट हॉस्पिटल बॉक्स, ये बॉक्स हॉस्पिटल बॉक्स, एक चेयर भी लो। अब देखिए, ये हमने एक हॉस्पिटल इनबॉक्स बनाया, वो सारी चीजें जिनकी जरूरत हो सकती है और लाइफ सेविंग हो सकती है, लेकिन पेटेंटेबल नहीं है, यानी कि इसका व्यापार हम नहीं कर पाएंगे, राइट। उसमें से एक चीज है दैट इज लिक्विड रेड चिली एक्सट्रैक्ट, जो कि किसी भी दुकान में आराम से मिल जाएगा, राइट, जो अनब्रांडेड कहीं मिल जाएगा। ये लिक्विड रेड चिली एक्सट्रैक्ट, और इसके अगर आप 10 बूंद लेके या 1 चम्मच लेके 100 ml पानी में घोल के, जब आपको पेन हो रहा है और लगता है कि कहीं हार्ट अटैक का पेन तो नहीं, तो अगर आप 1 ग्लास पी लेंगे, ये 100 ml पी लेंगे धीरे धीरे करके, अगर हार्ट अटैक ही है तो हार्ट अटैक नहीं हॉल्ट होगा। और ये जो बोल रहा हूं मैं, जितनी बात बोलता हूँ उसके एविडेंसेस हैं सारे। अच्छा, एविडेंसेस आपको चाहिए तो मैं आपको आगे लिंक दूंगा अगले स्लाइड में। तो बस इतनी सी बात है, अगर तो हार्ट अटैक है तो वो हॉल्ट करने का ये तरीका है। लेकिन पेशेंट इतना हो गया कि वो कोलैप्स कर गया, कॉन्शियस ही नहीं है, ब्रीथ कर रहा है, लेकिन तो आपको फिर इसके 2 या 3 बूंद या 4 बूंद जीभ के नीचे ड्रॉपर से डाल देना है। ड्रॉपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने तो ड्रॉपर लेके साथ में रख दिया है, राइट। तो ये इलाज है। हार्ट अटैक अगर है तो ये है। मान लो हार्ट अटैक है या नहीं है पता नहीं है, कंफ्यूज है, तब भी आपने ले लिया, नुकसान नहीं है, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, दिस इज फूड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फूड एंड मेडिसिन। अगर नहीं भी है हार्ट अटैक और आपने ये ले लिया तो नुकसान तो है ही नहीं कुछ, और कुछ और करना नहीं है, तो हार्ट अटैक है तो ये हॉल्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जो है इस तरह से देयर आर 28 इंग्रेडिएंट्स, राइट, जिसमें मुलेठी है या अजवाइन है, मेथी है, राइट, लवंग है, इन सब के हमने ये इकट्ठे कर लिए। ये 28
मिसलेनियस चीज़ें हैं जो आपके किचन में ज़्यादातर चीज़ें होंगी, 2-4 चीज़ नहीं भी होंगी तो आप पड़ोस से घर से खरीद सकते हैं। लेकिन हमने ये एक शानदार सा ये बनाया है, और लिंकन यूनिवर्सिटी हमारे जो अभी जो एक्सपर्ट्स थे उनमें से कुछ लिंकन यूनिवर्सिटी ट्रेंड एक्सपर्ट्स भी हैं, और उनको हम एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम ये पूरा डब्बा देते हैं, राइट, दिस वी गिव देम। तो उन्हीं एक डब्बा मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। लेकिन ये तभी है कि जब आप लिंकन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, लेकिन आप सिर्फ एजुकेशन लेना चाहते हो ताकि आप कर पाएं, उसके लिए कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ इतना करना है आपको, bishrup.com/HIB हॉस्पिटल बॉक्स, इसमें जाएंगे तो वो 28 इंग्रेडिएंट क्या है, कितनी कितनी मात्रा में लेके कौन कौन सी बीमारी के लिए कब कब, मतलब इमरजेंसी हो गई, एकदम पेट में दर्द हो गया, एकदम हेडेक हो गया, एकदम टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन पैरासिटामोल लेना नहीं, तो क्या करना है। तो ये घर के चीजों से आप अपने घर में ऐसा ही एक डब्बा क्रिएट कर लीजिए ताकि इमरजेंसी में आपको भागना ना पड़े, आप अपना काम कर सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट इट, और उसके लिए जो रेफरेंसेस हैं और मेडिकल जर्नल्स के रेफरेंसेस हैं, और ताकि आपको विश्वास भी हो जाए जो मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट है, तो वो सब चीज़ों को मैंने लिंक दे दिया, आप बना सकते हैं इसमें मेरे ख्याल से। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इसमें मुझे लगता है कि करीब 2000 रुपये लग जाएंगे आपके, लेकिन जरा से 2000 क्या चीज़ है इन कंपैरिजन। जो हॉस्पिटल जाते हैं वो तो लूटने के लिए बैठे हैं ना पहले से, राइट, कि एक बेड की कीमत 50,000 रुपये पर डे। उस बेड में हीरे मोती लगे हैं क्या? बेड तो मेरे घर पे भी है, मैं आपके बेड में क्यों लेटूंगा सर? आप देखते हैं अखबार में कि एक बेड की कीमत, बेड नहीं मिल रही है, बेड तो सोने कौन जा रहा है हॉस्पिटल में, राइट। आप कि एक बेड दिला दो, जैसे कि वो बेड में कोई अमृत लगा हुआ है कि जैसे वो लेटेगा ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए कि एक बेड की कीमत क्या है, राइट। तो बेड की कोई जरूरत नहीं, आप 2000 रुपये खर्च कीजिए ना, इस तरह से आप अपने पास ही बना लीजिए और वो सारा कुछ पेस्ट कर दीजिए। एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट मतलब इंसान मर गया है, राइट, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। इंसान मर गया है। मरने के क्या सिम्टम होते हैं? सांसें नहीं चल रही है, पल्स नहीं है, इसे कहते हैं मरना, राइट। तो सांसें नहीं चल रही है और पल्स भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि इंसान मरा है कि नहीं मरा है? कि यही दो चीज़ें। अच्छा, सांसें, तो जैसे मान लो कोई मरा पड़ा हुआ है, ये मैंने कल लिखाना है, ठीक से लेना चाहिए। जैसे कोई ऐसे मरा आदमी खड़ा तो हो नहीं सकता, ऐसे लेटा रहेगा, रख दो उसको, फटाफट रखो, ऐसे नहीं, राइट, ठीक है, ले जाओ उसको, चेयर भी ले जाओ। मरा आदमी ऐसे लेटा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इसको, ये किसी की जान बचा सकती है। एक दिन हम भी मरने वाले हैं, तो उस दिन अगर आपके साथ वाला जो आदमी है जो जिंदा है, अगर ये कर ले तो 70% चांस है कि थोड़े दिन के लिए आप और जी लेंगे, आप या मैं जो भी हैं। कि एक बात याद रखिए, जब इंसान मरता है, जैसे मैं बताया कि सांसें चल रही है क्या, पल्स है क्या, ये देखने में सिर्फ 2-3 सेकंड ही लगते हैं, इतने ही लगने चाहिए। और जब कोई इंसान मरता है तो पहले 4 मिनट के लिए इट इज़ नॉट कॉल्ड डेथ, इट इज़ कॉल्ड TED, राइट, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस ऑफ डेथ। यानी कि पहले 4 मिनट के लिए उसकी जो आत्मा जिसे बोलते हैं, ये मैं साइंटिफिक भाषा बोल रहा हूँ, राइट, ये अवेयर टू ट्रायल, राइट, ये ट्रायल का नाम है, राइट। उस ट्रायल में जाएंगे तो आपको ही मिल जाएगा कि 4 मिनट के लिए वो आत्मा आसपास होती है डेड बॉडी के। और इस 4 मिनट के लिए, अच्छा 4 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा सकता है कोई किसी को? नहीं पहुंचा सकता है, राइट। और 4 मिनट पैनिक कर सकते हैं आप, एम्बुलेंस बुलाने में, इसको बुलाओ उसको, शोर मचा सकते हैं, और लेकिन तब तक वो आत्मा यहीं है, भाई मुझे वापस बुला लो। लेकिन आप तो पैनिक करें, डॉक्टर को बुलाओ, हॉस्पिटल को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस आएगी पता नहीं कैसे। ये 4 मिनट जो है यही इंपॉर्टेंट मिनट है कि अगर आप चाहते हैं वो इंसान वापस आ जाए, राइट। तो 4 मिनट में क्या करना है, जैसे कि आपको पता ही है CPR जिसे बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, लेकिन CPR नहीं करना है, क्योंकि CPR जो करते हैं, सिंपल, मैं एक सिंपल रूल बताता हूँ, डिटेल में देखना है तो वो वीडियो वहाँ जाकर आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज आई रियली वांटेड टू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैंने वीडियो डाल के ताकि आपको कुछ मैं बता पाऊँ कि उसमें क्या होता है कि ऐसे करके कंप्रेशन करते हैं 30 बार, और कंप्रेशन करने के बाद 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, दैट इज कॉल्ड CPR। एक बात याद रखिए, जब आप ऐसे कंप्रेशन कर रहे हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे अंदर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और जब आप 100 कंप्रेशन कर लेते हैं तो प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है, 20% ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, 20%। तो 20% जो ब्लड का सर्कुलेशन होते ही इंसान के अंदर लाइफ आने लगती है, 20%। लेकिन अगर आप CPR फॉलो करते हैं तो 30 के बाद क्या करने वाले हैं आप, इसको छोड़ के, और जैसे ही तो वो जो 20 के लिए वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा था, वो क्या हो जाएगा, दोबारा से 0 हो जाएगा, राइट। फिर दोबारा करने लगेंगे, राइट, 30 बार, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, फिर छोड़ देंगे,
करेंगे, फिर डाउन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड CPR। लेकिन उसको नहीं करना है, आपको सिर्फ कंप्रेशन करना है एट द रेट 100 कंप्रेशन पर मिनट, राइट, एट द हाइट 2 इंच, राइट। अब ये जो एट द रेट एट द हाइट है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप किसी इमरजेंसी के डॉक्टर से पूछेंगे जो जिनका काम ही ये है, वो भी नहीं बता पाएंगे, राइट। जबकि ये पता होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई मरता है तो देयर इज ए चांस, स्मॉल अमाउंट ऑफ चांसेस दैट यू कैन ब्रिंग बैक द लाइफ, राइट। तो इसके लिए ट्रेनिंग हमारी एक लिंकन यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग है, दैट इज 1 महीने की ट्रेनिंग है, कोड ब्लू ट्रेनिंग बोलते हैं। इसमें ये ट्रेनिंग प्रैक्टिकली करके बताते हैं, ऑनलाइन है, ऑनलाइन के थ्रू, और उसको टूल्स दे देते हैं आपको बाई कुरियर, राइट, जिससे करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लाइफ सेविंग जो चीज़ें हैं ये आपको ही आना चाहिए। एक बार को मान लो वो डॉक्टर को आता भी है, लेकिन 4 मिनट में थोड़ा ना पहुंच जाएंगे आप किसी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में 4 मिनट में पहुंच भी गए तो डॉक्टर बोलेगा पहले तो मैं कोरोना टेस्ट करूंगा, फिर तभी हाथ लगाऊंगा पेशेंट को, राइट। और कोरोना पॉजिटिव तो आना ही है ना, फिर बोलेगा पहले कोरोना का इलाज चलेगा, चाहे वो डेड बॉडी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ नहीं पता। तो इरेशनल है, इरेशनल है। तो अगर आप सोचते हैं कि भाई हॉस्पिटल जाएंगे पता नहीं पेशेंट बच जाए, पेशेंट तो बचेगा ही नहीं, और उसका जो जान और माल दोनों ही चले जाएंगे। तो एटलीस्ट भाई पेशेंट मर भी जाता है, उसका माल तो है ना, राइट, क्यों वहां पे जाके देना, राइट। एंड दिस इज द ओनली थिंग। अगर कोई सोचता है कि वहां जाके कोई स्पेशल इक्विपमेंट है जिससे वो बचाया जा सकता है, जो मेरे पास नहीं है, तो एट द मोस्ट डेड वाला देना, एट द मोस्ट। वो एक चीज और है, डिफिब्रिलेटर, राइट, ये ले लो, यही है बस। वो देखते हैं शॉक लगाते हैं, तो ये 1 लाख 1.5 लाख का आता है भाई। हर सोसाइटी में एक रख लो, ये जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आप रखते ही हो ना, राइट, जैसे गार्ड रखते हो सिक्योरिटी के लिए, तो एक रख लो। इधर भी फायर एक्सटिंग्विशर होंगे जो कभी काम नहीं आते, हम चाहते भी नहीं कभी काम आए, तो वैसे ही ये रख लो। तो आप पूरे सोसाइटी के लिए काम आएगा, पूरे बिल्डिंग के लिए काम आएगा, इसको सीखो आप। तो आज के तारीख में ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना गाड़ी का खुद ड्राइवर, खुद मैकेनिक बने। यू डोंट हैव ए चॉइस, यू डोंट हैव ए चॉइस, ये बात समझ लीजिए। तो अभी जो चल रहा है माहौल, वो तो माहौल यही चल रहा है कि किसी तरह से मुर्गे को पकड़ें, उसे बुद्धू बनाएं और उसे बीमार ना होते बीमार हम बना दें, और फिर वो मर जाए तो बोल दें कि कोविड से मर गया, राइट। तो क्यों ये चल रहा है? अगला 5 मिनट ओनली। देखिए अल्टीमेट क्या है कि वैक्सीन आने वाला है, यही तो बोल रहे हैं ना, जैसे कि कोई अमृत आने वाला है, जबकि ऐसे वैक्सीन आ चुके हैं पहले भी। H1N1 के टाइम पे ऐसे वैक्सीन आ चुके हैं। ये देखा गया जब भी, ये भी एक RNA वायरस है, फ्लू वायरस है, और वो भी फ्लू वायरस था। वैक्सीन जिन्होंने लगाया उनके जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं उल्टा 5 गुना बढ़ गया। तो एविडेंस इसके अगेंस्ट बोलते हैं, 5 गुना बढ़ गया। और इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये तीनों बड़े एसोसिएशन इंडिया के, और जिनकी ज्वाइंट टास्क फोर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, सारे मीडिया में भी आया 1 सितंबर को, अवॉइड फॉल्स होप ऑन कोरोना वायरस वैक्सीन, डिसकंटिन्यू द लॉकडाउन, राइट। हमारे देश के बड़े और अच्छे डॉक्टर्स ने सबने मिलकर बताया कि लॉकडाउन को खोल दो, ऐसी कोई बात नहीं, और वैक्सीन कभी आ नहीं सकती, क्योंकि अगर आएगी भी तो ये बहुत ज़्यादा म्यूटेट होता है ये वाला वायरस, और वैक्सीन कामयाब हो ही नहीं सकती है। उसके बावजूद भी वैक्सीन ला रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन कैन डू अ बिग बिजनेस। एक खूंखार बात मैं और बता दूं, ये जो पैनल है हमारे सोशल पैनल, उनके लिए मेरा सवाल है, वो तैयार हो जाएं। अभी पैनल में जब उनको बुलाऊंगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। मानस समर्थ है यहाँ पे? हाँ आप है, ठीक है। देखिए ये वैक्सीन जब आएगी, जिसका इंतजार आप में से कोई अगर कर रहा है, आप में से तो कोई कर नहीं रहा वैसे, वैक्सीन आती है तो इसे किस चीज़ से बनती है? बहुत सारी चीज़ें, उनमें से एक चीज़ के बारे में थोड़ा बड़ा बताऊंगा, फिर मैं पॉज लूंगा फॉर अ पैनल डिस्कशन। उसका जवाब मैं पैनल डिस्कशन से मांगूंगा। वो ये कि एक चीज़ जो वैक्सीन के अंदर है वो है फीटल बोवाइन सीरम। फीटल बोवाइन सीरम क्या है? फीटल बोवाइन सीरम क्या है? गाय है, प्रेग्नेंट गाय लिया जाता है, उसे उल्टा लटकाया जाता है, मेरे हर वर्ड्स को मार्क कीजिए, राइट, ये मेरे बनाए हुए वर्ड्स नहीं है, टांगों से, कभी एक टांग से कभी दूसरी टांग से, जो प्रेग्नेंट ऑलरेडी, फिर गले से यहाँ काटा जाता है और उसका खून बहता तो मर ही जाएगा, तब वो अंदर जो बछड़ा है, वो अंदर फीटस है, वो लात मार रही होती है, मतलब इतना हो कि वो पूरी तरह तैयार भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो।
फिर यहाँ काटा जाता है और काटते ही उसको खींच के बाहर निकाला जाता है और जिंदा हालत होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके लंग उसके हार्ट में नीडल डाला जाता है, राइट, जो कि बहुत पेनफुल है और वो अपने आवाज़ में चिल्लाती है। वो वीडियोस में आपको नहीं दिखा सकते यहाँ पे, राइट। और उस हालत में और एनेस्थीसिया नहीं देंगे क्योंकि वो फिर मिक्स हो जाएगा, और वो हार्ट के अंदर का वाला जो खून निकालते हैं उसे कहते हैं फीटल बोवाइन सीरम। बहुत सारे जो वैक्सीन बचपन से आपने लगाए होंगे, जिन्होंने लगाए हैं, उनमें यही यूज़ होता है, और कोरोना वायरस में भी यही यूज़ होने वाला है या हो रहा है। अभी इसकी तैयारी जब कर रहे हैं तो यही वाला वैक्सीन ये हो रहा है। और जिनको अगर विश्वास नहीं आ रहा हो तो वो vishrup.com/FBS सारे एविडेंसेस दे दिए मैंने, इंक्लूडिंग वीडियो जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन सुना। इसका मतलब ये है कि अगर 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना है या 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना है, लाखों प्रेग्नेंट गायों को स्लॉटर करने की जरूरत पड़ेगी या कर भी रहे होंगे इस वक्त, राइट। तो ऐसे में ये हम सबका आपका हमारा ये कर्तव्य है कि इस चीज़ को रोकें। और अगर आपको वैक्सीन नहीं है तो अभी बताएं कि हमें वैक्सीन नहीं चाहिए, क्योंकि आपका वाला गाय तो स्लॉटर हो रहा होगा ना, इस उम्मीद से आप वैक्सीन लगाने को तैयार बैठे हैं। तो मानस जी ने और हमारे वीरेंद्र भाई हैं यहाँ पे, हमने मिलके जितने भी बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो गौ भक्त इंस्टीट्यूशन है, कि गाय को अगर हमने गाय बोला, गाय माता नहीं बोला, तब भी वो मारने को दौड़ते हैं। इतनी बड़ी तो टीका होता है उनका, और अगर मैंने बोल दिया गाय, अरे गाय माता नहीं बोल रहे आपको, तो हम खाई जाएंगे। तो इस तरह से उनका बिहेवियर रहता है। दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव, राइट। इतना प्यार है उनका गाय के लिए, फॉर दैट मैटर। तो हमने सोचा कि इनको बता दें तो ये हमारे साथ मदद करेंगे रोकने के लिए। मानस समर्थ ने बताने की कोशिश की। आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट किया? हाँ, कांटेक्ट किया। उनके कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो ले भी सकते हैं आप चाहे तो कांटेक्ट किया इस उम्मीद से कि हम इसको रोक पाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद से मानस समर्थ का फ़ोन भी नहीं उठाते हैं तो जैसे कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट। तो लेकिन अभी तो गाय भक्त थे वो थोड़ी देर पहले तक, अभी तो कहीं गाय के नाम पे कहीं भी वो निकलते थे। अभी तो गाय के नाम पे जो स्लॉटरिंग हाउस है उसको अटैक बोलते थे। अब कहाँ गई उनकी सारी सोच और कहाँ गई? तो ये एक सवाल है मेरा, जो सोशल अभी हमारा जो पैनल होगा उससे मेरा ये सवाल होगा, मेडिकल पैनल से भी ये सवाल होगा। तो अभी मेडिकल पैनल के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करूंगा डॉक्टर के.वी. तुमाने जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। चेयर्स लगा दो 5। डॉक्टर के.वी. तुमाने नागपुर से स्पेशलिस्ट इवेंट के लिए आए हैं और 32 या 35 ईयर्स तक ये चेस्ट स्पेशलिस्ट रहे हैं और गवर्नमेंट के पद में भी रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस के एक्सपर्ट हैं और